हेलो दोस्तों, वेलकम टू ड्यू वाला। आज का हमारा टॉपिक है मिल्स हार्म प्रिंसिपल। फ्रीडम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आज हम पढ़ेंगे मिल्स हार्म प्रिंसिपल और उसके क्रिटिक। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिल्स हार्म प्रिंसिपल, इसको पढ़ने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है वो है लिबर्टी। क्योंकि मिल्स का जो हार्म प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि हमारी लिबर्टी किन किन केसेस में हार्मफुल हो जाती है, या इन अपने जो चैप्टर के टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात करो अगर, तो हमारी जो लिबर्टी वो कब लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाती है और कब स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो हमारी लिबर्टी को इंटरवीन कर सके। तो मिल्स का जो हार्म प्रिंसिपल है वो पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। मिल्स कौन से? जेएस मिल, जेम्स मिल नहीं, जेएस मिल। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल। और उसे पढ़ने से पहले क्या समझना जरूरी है कि लिबर्टी क्या होती है। अगर आपने लिबर्टी अभी नहीं समझी है तो इससे मतलब मेरी प्रेफरेंस यही होगी, आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देखने से पहले लिबर्टी, लाइसेंस एंड अथॉरिटी जो मेरा वीडियो है या इंट्रोडक्शन टू फ्रीडम है वो वीडियोस आप देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से लिबर्टी को और फ्रीडम को, लाइसेंस को एंड अथॉरिटी को हमने डिस्कस करा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उसके साथ। तो मिल का हार्म प्रिंसिपल समझने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिबर्टी को समझना। लिबर्टी क्या है? तो अब लिबर्टी को देखते हैं। लिबर्टी, लेट मी चेंज द कलर, वेट अ सेकंड। What is liberty? Liberty requires that law-making institutions, together with the society's informal but effective coercive powers, respect some limits of principle. Generally, liberty होती है कि जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है to do what he wishes और to act as what he chooses. ठीक, to act as what he chooses। हाँ, तो जो एक इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है कि वो जिसका जैसे मन करेगा वैसे वो एक्ट करेगा और जैसे क्या कहते हैं उसका मन करेगा उस तरीके से रहेगा, तो वो उस इंडिविजुअल फ्रीडम को लिबर्टी कहते हैं। तो लिबर्टी को अगर हमें सोसाइटी में रियलाइज करना है तो उसके लिए जेस मिल कहते हैं कि लिबर्टी रिक्वायर्स दैट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस टुगेदर विद सोसाइटीज इनफॉर्मल बट इफेक्टिव कोर्सिव पावर रिस्पेक्ट सम लिमिट्स ऑफ प्रिंसिपल। इसका मतलब जेस मिल कहते हैं कि अगर सोसाइटी में आपको लिबर्टी को रियलाइज करना है तो जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो स्टेट है और जो सोसाइटी है, जिसकी मतलब सोसाइटी, स्टेट के पास तो एक अथॉरिटी होती है, उसकी दिखती है कि स्टेट के पास अथॉरिटी है, पर क्या सोसाइटी के पास अथॉरिटी होती? नहीं होती है, पर इनफॉर्मली सोसाइटी हमें इंटरवीन करती है। ठीक, हमारे मतलब हमारी जो लिबर्टी होती है उसमें इंटरवीन करती है सोसाइटी इनडायरेक्टली। कैसे? आप सिंपल टर्म्स में सुन लो आप, जैसे हम लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, एक जो सिंपल बहुत मतलब प्रचलित ये तथ्य है, मतलब बहुत ये वेल नोन फैक्ट है कि हम लोगों को कुछ भी करना होता है तो हम लोगों को शर्म आती कोई काम करने से पहले। और मतलब जैसे सपोज किसी को कुछ लाइक टिकटॉक, जिसके लिए सबसे ज्यादा अभी लोगों की बिचिंग हुई थी कि अगर किसी ने टिकटॉक को यूज कर रहा है तो उन लोगों को मतलब बाहर मतलब सोसाइटी में लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि टिकटॉक गलत चीज है, आज टिकटॉक से बहुत से ज्यादा क्रिएटर्स हैं, टिकटॉक के जो मिलियंस अर्न कर रहे हैं, पर हम लोगों ने क्या, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स थे जो हम लोगों के खुद के फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने उन्हें कैसे क्रिटिसाइज करा था, उनकी बिचिंग करी थी, उनका मजाक बनाया था। ठीक, तो हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी पर हमने उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करा था ना, उन्हें हमने साइकोलॉजिकली हार्म करा था। अब कुछ लोगों ने तो बंद तक कर दी, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने सेटअप करा, फिर हम लोगों ने मजाक बनाया तो उन्होंने बंद कर दिया बाद में अपना टिकटॉक चैनल, या फिर म्यूजिकली जो था उसका चैनल। तो क्या हुआ, हम लोगों ने, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं थी लेकिन फिर भी हमने उन्हें इंटरवीन करा ना उसकी लाइफ में। तो वही कहते हैं जेसमिन की जो लिबर्टी होती है वो उसे अगर सोसाइटी में रियलाइज करना है तो जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो स्टेट है, पहला लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब स्टेट, और दूसरा जो सोसाइटी है जिसके पास इनफॉर्मल अथॉरिटी है, फॉर्मली उसका कोई रिकॉर्ड नहीं पर इनफॉर्मली उसके पास एक अथॉरिटी है जो कि कोर्सिव पावर है जिससे वो एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों, स्टेट और सोसाइटी, दोनों कुछ लिमिट्स के प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट करें, एक लिमिट रखें कोर्जन की, इंटरवीन करने की सबको, हर किसी के लाइफ के पर्सनल जो स्फेयर है, उनका पर्सनल डिसीजंस है, उसमें वो इंटरवीन ना करें, कुछ लिमिट्स को फॉलो करें, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करें कि कुछ सर्टेन केसेस में ही हम उन्हें इंटरवीन करेंगे, हर केसेस में हम उन्हें इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक, तो ये जेएस मिल कहते हैं कि लिबर्टी रिक्वायर्स दैट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस टुगेदर विद द सोसाइटीज इनफॉर्मल बट इफेक्टिव कोर्सिव पावर रिस्पेक्ट सम लिमिट्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक, लिमिट्स रखें अपने कोर्जन पे, इंटरवेंशंस पे, इंटरवेन ना करें जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल्स हैं उसे, सोसाइटी और स्टेट। ठीक, इसी को कहते हुए मतलब इसी चीज को
और इसी अपने फैक्ट को जस्टिफाई करते हुए आगे आर्ग्यू करते हुए वो कहते हैं द वेरी सिंपल प्रिंसिपल दैट जेएस मिल रिकमेंडेड रीड एज फॉलोज। वो हार्म प्रिंसिपल देते हैं। हार्म प्रिंसिपल क्या है? हार्म प्रिंसिपल को कहते हैं that the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection. That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. मतलब इसे दो पार्ट्स में पहले आप समझो। पहला पार्ट ये that the sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of actions of any of their number is self protection। तो जेएस मिल कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोल एंड मतलब सिर्फ एक पर्पस, अकेला सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमंस हैं, वो अलाउड है कि वो दूसरों की, किसी दूसरे इंडिविजुअल की, एक की या बहुत सारों की जो लिबर्टी है उसे इंटरवीन कर सकता है। वो है उसका खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन। मतलब वो अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है इंडिविजुअल, सिर्फ उसी केस में अपने प्रोटेक्शन के लिए वो किसी और की लिबर्टी को इंटरवीन कर सकता है, और किसी भी केस में किसी और की लिबर्टी को इंटरवीन नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं कि आप किसी की लिबर्टी को इंटरवीन कब कर सकते हो? अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो इन केस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन आप किसी और की लिबर्टी को इंटरवीन कर सकते हो, ये जेएस मिल कहते हैं। ठीक, दूसरे पार्ट में कहते हैं दैट द ओनली पर्पस for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others। अब वो कहते हैं इसका मतलब इसी को अब ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक अगर कोई ओनली पर्पस है जिसके लिए एक इंडिविजुअल के ऊपर पावर एक्सरसाइज करी जा सकती है स्टेट या सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी को तो वो फिर भी नहीं जस्टिफाई करते हैं, वो स्टेट को जस्टिफाई करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से स्टेट कोई पर्पस है जिसके लिए कोई एक फिक्स्ड रीजन है या पर्पस है जिसके लिए स्टेट जस्टिफाइड है दूसरों के इंडिविजुअल्स की लाइफ में इंटरवीन करने के लिए, तो वो पर्पस ये है कि टू प्रोटेक्ट द हार्म टू अदर्स। मतलब वो इंडिविजुअल दूसरों को हार्म ना करे या हार्म कर रहा हो तभी इंटरवीन कर सकते हैं। मतलब उन्होंने कंडीशन रख दी स्टेट के सामने कि तुम कब इंटरवीन कर सकते हो। तो कंडीशन क्या थी? जब इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को या अदर इंडिविजुअल्स के लिए कोई हार्म उन्हें क्रिएट करेगा, उनके लिए उन्हें हार्म करेगा, तभी स्टेट के पास पावर है कि वो इंटरवीन कर सके, उसके पास अथॉरिटी है कि वो इंटरवीन कर सके, वरना स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो वही वो कहते हैं दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ ए सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल is to prevent harm to other. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant। और वो कहते हैं कि अब स्टेट के पास सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर मेरे जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके कहता हूँ कि मेरे किसी एक्शन से किसी और को प्रॉब्लम हो रही है, मैंने कोई ऐसा एक्शन लिया जिससे कहते मेरे नेबर्स जो हैं उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मुझे इंटरवीन कर सकता है। ठीक, पर स्टेट सिर्फ इसीलिए इंटरवीन कर सकता है क्योंकि मेरे एक्शन से दूसरों को हार्म हो रहा है। मेरे एक्शन से अगर मुझे हार्म होगा तो स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता है। अब जैसे सपोज मैंने सुसाइड करने का अटेम्प्ट करा, या मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, ठीक, या मैं ड्रिंक कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं अपनी खुद की बॉडी को हार्म कर रहा हूँ ना, खुद को हार्म कर रहा हूँ। तो स्टेट के पास पावर नहीं कि मुझे इंटरवीन करके ये कह सके कि आप पर्सनल हार्म कर रहे हो, आप खुद को हार्म कर रहे हो, तो हम आपको क्या कहते हैं इंटरवीन करेंगे, आपको रोकेंगे पर्सनल अपने आप को हार्म करने से। तो वो जेएस मिल कहते हैं कि नहीं, स्टेट के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। स्टेट हमें सिर्फ तभी इंटरवीन कर सकता है जब हम किसी दूसरे को हार्म करें, अपने आप को हार्म करें तो उस केस में नहीं इंटरवीन कर सकता। और ये कह के हमें इंटरवीन करे कि हम तुम्हें इसलिए इंटरवीन कर रहे हैं क्योंकि हम तुम्हारा या वेलबींग चाहते हैं, या तुम्हारी हम जो भी एक्शन तुम पे इम्पोज कर रहे हैं, जो भी लॉ तुम पे इम्पोज कर रहे हैं, एक्ट इम्पोज कर रहे हैं जो तुम्हारी लिबर्टी को इंटरवीन कर रहा है, वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए ही है, ये भी नहीं कर सकते। तो वही वो कहते हैं कि ही इज ओन गुड, मतलब इंडिविजुअल के गुड के लिए, मेरे गुड के लिए या मेरे मोरल या फिजिकल गुड के लिए वो कभी मेरी लिबर्टी को इंटरवीन नहीं कर सकते। लिबर्टी को इंटरवीन करने की सिर्फ एक कंडीशन दी है, एक रीजन हो सकता है, वो है कि जब मेरे किसी एक्शन से किसी दूसरे को कोई हार्म हो। तो जब हार्म होगा सिर्फ तभी तुम मुझे इंटरवीन कर सकते हो मेरी लिबर्टी को। अब तुम कहो कि मैं तुम्हारे खुद के बेटरमेंट के लिए तुम्हें इंटरवीन करने आया हूं तुम्हारी लिबर्टी को, तो नॉट अलाउड। समझे? तो जेएस मिल क्या कहते हैं ऑल टोटल? जेएस मिल कहते हैं कि एक इंडिविजुअल इसलिए अलाउड होता है एक या फिर हजारों, मतलब एक या फिर बहुत सारे लोगों की लिबर्टी को इंटरवीन करने के लिए। कब? इन केस ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। तभी वो कहते हैं कि इसीलिए स्टेट भी अलाउड है
किसी एक इंडिविजुअल को या किसी भी इंडिविजुअल को इंटरवीन करने के लिए, उसकी लिबर्टी को इंटरवीन करने के लिए, जब उसको वजह से, उसकी लिबर्टी की वजह से किसी दूसरे को हार्म होता हो। ठीक। तीसरा वो कहते हैं कि स्टेट के पास कोई इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इसलिए तुम्हें इंटरवीन करे, तुम्हारी लिबर्टी को इंटरवीन करे ये कहकर कि वो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए तुम्हें इंटरवीन कर रहा है, तो तुम्हारे बेटरमेंट के लिए तुम्हारी लिबर्टी को इंटरवीन नहीं करा जा सकता है। ठीक। तो ये 3 पॉइंट थे जो जेएस मिल ने अपने हार्म प्रिंसिपल में कहे थे। ये था मिल्स हार्म प्रिंसिपल इन मिल्स ओन लैंग्वेज। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है फीचर्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल। फीचर्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल, वेट अ सेकंड, हो गया। फीचर्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल क्या थे? फीचर्स हार्म प्रिंसिपल के मतलब ये जेएस मिल ने जो अपना हार्म प्रिंसिपल दिया इसके फीचर्स क्या थे? तो चलो आओ फीचर्स डिस्कस करते हैं। पहला फीचर था कि प्रिंसिपल रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशंस टू रिस्पेक्ट द राइट्स लिबर्टी ऑफ देयर राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ देयर सिटीजंस। प्रिंसिपल चाहता था, मतलब जो जेएस मिल का प्रिंसिपल था वो चाहता था कि जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, चाहे उस मतलब लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, कैसे भी इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेट के हो, लीगल इंस्टीट्यूशंस हो या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, वो जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, उसकी लिबर्टी को, उसके राइट्स को रिस्पेक्ट करें। ठीक। तो ये उसका पहला फीचर था। दूसरा फीचर क्या था? इट एक्सप्रेसेस नेसेसरी कंडीशन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ proposed interference, that is, it details a test that proposals must satisfy. It is necessary but not the sufficient condition on the justification of interference, Mills insist. So it expresses a necessary condition on the legitimacy of proposed interference, that is, it details a test that proposals must satisfy. क्या बोला इस पॉइंट में? इस पॉइंट में बोलते हैं कि ये जो जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल है, उसने एक तरीके का एक आप समझ लो, कैसे समझाऊं, एक टेस्ट सा बना रखा है। मतलब कोई भी जो लीगल इंटरवेंशन होगी, जब भी स्टेट किसी को, इंडिविजुअल को इंटरवीन करेगा, तो उसको इंटरवीन करने से पहले उसके इंटरवेंशन को एक क्राइटेरिया से टेस्ट करा जाएगा। उन्होंने क्राइटेरिया रख दी कि क्या आप जो इंटरवेंशन कर रहे हो, क्या उस इंटरवेंशन का रीजन क्या है, क्या वो इंडिविजुअल का जो एक्शन है, क्या उसके एक्शन से किसी दूसरे को हार्म हो रहा है। अगर हार्म हो रहा है तो जो स्टेट होगा वो जस्टिफाइड होगा इन इंटरवीनिंग हिज लिबर्टी। ठीक। पर अगर मेरे या फिर किसी और के एक्शन से किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, तो स्टेट बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि वो मेरे या किसी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को इंटरवीन करे। तो क्या कहते हैं, उन्होंने स्टेट के सामने क्राइटेरिया रख दी कि सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया को, मतलब जब ये वाली कंडीशन होगी कि किसी एक इंडिविजुअल के लिबर्टी से किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म होगा, सिर्फ उसी केस में तुम पहले इंडिविजुअल की लिबर्टी को इंटरवीन कर सकोगे। फॉर एग्जांपल, जब मेरे किसी एक्शन से मेरे नेबर्स या सोसाइटी के किसी भी मेंबर को हार्म होगा, तभी स्टेट के पास पावर होगी कि मुझे इंटरवीन कर सके। ठीक। और स्टेट जब भी किसी को इंटरवीन करेगा तो उसके एक्शंस के सामने क्राइटेरिया होगी, उसके एक्शंस को एक क्राइटेरिया से जज करा जाएगा कि क्या उसने जो इंटरवीन करा है, जिसकी सपोज स्टेट मेरी लिबर्टी के साथ इंटरवीन करता है, तो जब वो मेरी लिबर्टी के साथ इंटरवीन करेगा तो क्राइटेरिया होगी जिसकी बेसिस पे स्टेट को जज करा जाएगा क्या जिस एक्शन के लिए स्टेट ने मुझे इंटरवीन कराया उस एक्शन से किसी दूसरे को हार्म हो रहा था। अगर उस एक्शन से किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म हो रहा था तो यस, जो स्टेट की इंटरवेंशन है वो जस्टिफाइड है। पर अगर मेरे किसी एक्शन से किसी दूसरे को हार्म नहीं हो रहा था तो स्टेट की इंटरवेंशन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक। तो यही उन्होंने टेस्ट का मतलब उन्होंने क्राइटेरिया रख दी थी जेएस मिल ने, जो एक स्टेट के इंटरवेंशन को स्टेट के इंटरवेंशन को लेजिटिमेट बनाता था या इलेजिटिमेट बनाता था। अगर वो क्राइटेरिया सब सेटिस्फाई करता है तो लेजिटिमेट है, और क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है तो इलेजिटिमेट है। ठीक है। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस, मिल इंसिस्ट। अब मिल क्या कहते हैं कि इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है? इट इज नेसेसरी कंडीशन कि ये जो क्राइटेरिया है ये नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। कौन सी क्राइटेरिया? कि स्टेट सिर्फ तभी इंटरवीन कर सकता है जब स्टेट सिर्फ किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को तभी इंटरवीन कर सकता है जब उस इंडिविजुअल की लिबर्टी से किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म हो रहा हो, तभी स्टेट के पास पावर है कि वो इंडिविजुअल को इंटरवीन कर सकता है, उसकी लिबर्टी को इंटरवीन कर सकता है। पर ये नेसेसरी कंडीशन तो है पर सफिशिएंट नहीं। सफिशिएंट क्यों नहीं? वो कहते हैं ऐसे बहुत से एक्शंस हैं जो दूसरों को हार्म करते हैं, पर वहां पे अगर स्टेट इंटरवीन करेगा तो अनवाइज होगा। मतलब अब आप मतलब कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि अभी तो जेएस मिल कह रहे थे कि ये क्राइटेरिया है कि स्टेट से तभी इंटरवीन कर सकता है कि जब हमारे या फिर किसी भी इंडिविजुअल के किसी
एक्शन से या इंडिविजुअल की लिबर्टी से किसी दूसरे को हार्म हो रहा हो। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हार्म हो भी रहा होगा तब भी तुम नहीं क्या कह सकते, इंटरवीन नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जेस मिल क्या कहते हैं, जेस मिल कहते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आपको इंटरवीन करना है तो किसी एक इंडिविजुअल के एक्शन से, जो इंडिविजुअल को इंटरवीन करना चाहते हो उस इंडिविजुअल के एक्शन से या उसकी लिबर्टी से किसी दूसरे को हार्म होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, पर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जिनसे दूसरों को हार्म तो होता है, पर वहां पे अगर स्टेट इंटरवीन करेगा तो वो अनवाइज होगा। अब आप कहोगे ऐसे कौन से एक्शंस होते हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सो ही एनविसेजेस ए प्लेंटी ऑफ केसेस वेयर एक्शंस ऑफ ए गिवन टाइप may cause harm to others yet interference would be unwise। ये देखो, अब वो एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ब्रेकिंग डाउन ओरल प्रोमिसेस एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट मेक कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट। अब वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे ओरल प्रोमिसेस हम एक दूसरे से करते हैं, लाइक निब्बा निब्बी कि हम जीवन भर साथ रहेंगे, पर रहते हैं नहीं रहते हैं, थोड़े टाइम बाद ओ उसने क्या कहते उस लड़की को देख के अपना स्टेटस लगा दिया, या फिर वो मुझे नहीं देखता किसी और को देखता है। ठीक, तो ऐसे निब्बा निब्बी टाइप्स ओरल प्रोमिसेस जो होते हैं, मतलब इट इज जस्ट एन एग्जांपल, मजे मजे के लिए। ऐसे बहुत से प्रोमिसेस होते हैं ओरल प्रोमिसेस। तो अब ओरल प्रोमिसेस हम लोग तब काफी लोग मजाक में कर देते हैं, मतलब इतने सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ओरल प्रोमिसेस के केस क्या होते हैं, जैसे सपोज ये मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल यही था निब्बा निब्बी वाला। इसमें क्या है, प्रोमिसेस करेगा, ओरल प्रोमिसेस है, कोई रिटर्न प्रोमिसेस नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं साइन हुए, या क्या कह सकते हो राइट्स नहीं साइन हुए हैं। ओरल प्रोमिसेस है, उन्हें तोड़ा गया, उन्हें तोड़ने पे हर्ट हार्म भी हुआ है, मतलब दोनों तरफ से पेन दोनों लोगों को होता है। ठीक, साइकोलॉजिकल हार्म हो रहा है यहाँ पे, पर इस केस में हार्म हो रहा है। ठीक, लेकिन क्या स्टेट अलाउड है इंटरवीन करने के लिए? नहीं अलाउड है, क्योंकि इट्स अ पर्सनल स्फेयर। ठीक, तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जहाँ पे स्टेट का जो एक्शन है, इंटरवेंशन है, वो अलाउड नहीं है, जबकि हार्म हो रहा है फिर भी इंटरवेंशन नहीं अलाउड है। ठीक, दूसरा हो गया बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट मेक कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट। अब जैसे बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट मेक्स कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट मतलब जैसे सपोज अब कोई प्रोडक्ट आ रहा है, सपोज क्या, ये बुकमार्क ले लो, ये बुकमार्क सपोज इसकी 5 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, 5 रुपए में खरीद में मिलता है हम बिजनेसमैन को, हम इसे बेचते हैं सपोज 50 रुपीज का बेच रहे हैं। ठीक, तो 5 रुपए का खरीदा, 50 रुपी का बेचे, पूरा मार्केट 50 में ले रहा। मैंने अपनी नई नई शॉप डाली, मुझे कस्टमर बहुत जल्दी बिल्ड करने हैं और बहुत बड़ा कस्टमर बेस बनाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा 5 का खरीद रहा हूँ और सब मार्केट में 50 का बेच रहे हैं, चलो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसे 5 की जगह 50 की जगह 40 का बेचता हूँ। मैंने 40 का बेचा, लोग मेरे पास लेने हैं, दूसरों ने देखा, दूसरों ने और कम कर दिया, लोगों ने 35 में ले जाओ, मैंने कहा 35 में, मैंने की 20 में ले जाओ, उनने की 20, उनने की 15 में ले जाओ, मैंने की 5 रुपए में ले जाओ। मैंने क्या की, मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है और मेरे बहुत सारे बिजनेस चल रहे, मेरे पास तो पैसा आएगा, थोड़े दिन इस वाले बिजनेस से पैसा ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अब मैं 5 रुपए में निकाल रहा हूँ, बाकी लोग 5 रुपए में नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 में तो खरीद ही रहे हैं। ठीक, और सब लोगों ने क्या कहते हैं 5 रुपए कर लिया, अगर नहीं भी कर पाए कुछ ने, उन्हें प्रॉफिट लेना है, उनका ट्रांसपोर्ट भी लग रहा है इसके ऊपर, तो सबको 5 से महंगा ही पड़ रहा हूँ, मुझे 5 का पड़ रहा है, मैंने 5 में बेचना स्टार्ट कर दिया बिना किसी प्रॉफिट के। अब ये मेरी बिजनेस टैक्टिक है, ये अलाउड है, इसकी वजह से सारे कस्टमर मैंने अपनी तरफ खींच लिया और दूसरों को कस्टमर नहीं मिल रहे, दूसरों का बिजनेस जो है वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है और मेरा बिजनेस जो है इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दूसरों को हार्म कर रहा हूँ, पर ये बिजनेस टैक्टिक है, ये अलाउड है। तो ऐसी बहुत सी बिजनेस टैक्टिक्स होती हैं जहाँ पे दूसरों को हार्म करा जाता है, दूसरों के बिजनेस क्या कर सकते हो, बैंकरप्ट करे जाते हैं, उनका दिवालिया कर दिया जाता है, और ये सब अलाउड होता है। तो ऐसे भी केसेस, ये भी एक केस है जहाँ पे हार्म हो रहा है पर गवर्नमेंट अलाउड नहीं है, स्टेट अलाउड नहीं है टू इंटरवीन। ठीक, तो यही जेएसमिल कहते हैं कि जो हार्म प्रिंसिपल है, वो क्या कहते हैं, हार्म प्रिंसिपल एक नेसेसरी क्राइटेरिया है पर सफिशिएंट क्राइटेरिया नहीं है। अगर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है तो ये नेसेसरी है कि हार्म होना चाहिए, लिबर्टी की वजह से दूसरे को हार्म होना चाहिए, तभी तुम लिबर्टी को इंटरवीन कर पाओगे, पहला पॉइंट। पर ये जरूरी नहीं है कि हार्म हो रहा है तो इसका मतलब चले जाओ मुंह उठा के, मतलब स्टेट ने कही अरे हार्म हो गया, चलो 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 जल्दी इंटरवीन करते, नहीं, हार्म करने से ही इंटरवीन नहीं, इसके संग और भी चीजें देखो, क्या वो हार्म अलाउड है सोसाइटी में या नहीं अलाउड है। अगर नहीं अलाउड है तो जाके इंटरवीन करो, अगर अलाउड है तो जाके तो शांति से बैठो। हार्म करने से ही तुम नहीं इंटरवीन कर लोगे, अगर हार्म हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है एकदम तुरंत उल्टते हुए पहुंच जाओ आके इंटरवीन कर दो। हार्म भी हो और वो हार्म सोसाइटी में अलाउड भी ना हो तब इंटरवीन करो, पर हार्म हो रहा है और वो हार्म सोसाइटी में अलाउड है तो आप इंटरवीन नहीं कर सकते। ठीक है, सोसाइटी में अलाउड कैसे, मतलब सोसाइटी में अलाउड का मतलब ये है कि मतलब पर्सनल हार्म है, प्राइवेट लाइफ का हार्म है, और वो बिजनेस टैक्टिक चलती हुई आ रही है, तो इस तरीके से समझ सकते हो आप, है ना। तो ये हो गया।
पहला फीचर क्या था? पहला फीचर ये था इनका कि प्रिंसिपल रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशंस टू रिस्पेक्ट द राइट्स लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, सिटीजन की राइट्स और लिबर्टीज को रिस्पेक्ट करें, सोशल एज वेल एज लीगल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा था उन्होंने क्राइटेरिया पुट फॉरवर्ड कर दी फॉर द इंटरवेंशन ऑफ स्टेट, स्टेट का इंटरवेंशन लेजिटिमेट कब होगा, इलेजिटिमेट कब होगा। जब हार्म हो रहा हो और वो हार्म अलाउड ना हो तो लेजिटिमेट होगा इंटरवेंशन, और जब हार्म हो रहा हो और हार्म अलाउड हो तो नहीं कर सकते हैं इंटरवीन, तो इलेजिटिमेट हो जाएगा। और कहते हैं हार्म इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंटरवेंशन, हार्म इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। ठीक, तो ये हो गया। इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, ब्रेकिंग ओरल प्रोमिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट मेक्स कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट। अब आते हैं क्रिटिक्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल्स। तो व्हाट आर क्रिटिक्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल्स? सो लेट्स बिगिन विद इट। पहला आया क्रिटिक्स ऑफ हार्म प्रिंसिपल, क्रिटिसिज्म ऑफ हार्म प्रिंसिपल। पहला क्रिटिक क्या है? चलो पहला क्रिटिक पढ़ते हैं। पहला क्रिटिक है हीज क्लेम दैट प्रिंसिपल इज ए वेरी सिंपल वन। मतलब उनने फंडामेंटल को ही क्रिटिसाइज कर दिया कि मिल कहते हैं कि जो हार्म प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है, पर इट इज नॉट। वो कहते हैं हीज क्लेम दैट प्रिंसिपल इज वेरी सिंपल वन, तो सिंपल इट इज नॉट, वो सिंपल नहीं है। तो पहला क्रिटिक क्या होता है कि मिल कहते हैं कि जो हार्म प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है, पर असलियत में वो सिंपल नहीं है। तो ये उसका पहला क्रिटिक है। क्या है पहला क्रिटिक? कि मिल्स सेज कि मिल्स क्लेम दैट प्रिंसिपल इज ए वेरी सिंपल वन। तो उसके क्रिटिक्स कहते हैं कि सिंपल इट इज नॉट, ये सिंपल नहीं है। क्वेश्चन आता है क्यों सिंपल नहीं है? व्हाट डू मिल मेंट बाई हार्म? हार्म से मिल का क्या मतलब था? साइकोलॉजिकल हार्म, फिजिकल हार्म, स्पिरिचुअल हार्म, मोरल हार्म, और विच काइंड ऑफ हार्म? कैसा हार्म? मतलब लाइक एग्जांपल ले लो, अगर उन्होंने फिजिकल हार्म बोला तो मैं आपको गाली दे रहा हूँ तो उससे आपको हार्म हो रहा है? हाँ हो रहा है, वी एग्री कि हार्म हो रहा है, पर फिजिकल हार्म तो नहीं हो रहा है। अगर जेएस मिल ने हार्म का मतलब फिजिकल हार्म रखा था कि तुम किसी को जब बॉडी में फिजिकल हार्म करोगे तभी क्या कहते तुम उसे हार्म कर रहे हो, हार्म का मतलब है फिजिकल हार्म। तो हम तुम्हें गाली देते रहे तो उसमें तुम्हारी लिबर्टी को हम कैसे भी करके हार्म ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, अगर उन्होंने साइकोलॉजिकल हार्म बोला, फिजिकल नहीं बोला, तो हम आप तुम्हें मार पीट कर लें तुम्हारे संग तो वो हार्म नहीं होगा। ठीक, अगर साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों हार्म बोला, ठीक, और स्पिरिचुअल हार्म नहीं बोला, तो हम आप तुम्हारे कहते सपोज तुम्हारा मंदिर है, हमारा लोगों का मंदिर, मतलब मेरा भी मंदिर ही है, ठीक, हम लोगों का मंदिर है, ठीक, और मतलब कन्वर्सेशन ऐसे हो रही ना कि मैं सेकंड पर्सन को एड्रेस कर रहा हूँ तो वो तुम्हारा निकल गया, वरना मंदिर हमारा भी है। ठीक, तो मंदिर हमारा है, अब हमारे मंदिर में कोई आके नॉनवेज ले आए तो वो हमारी लिबर्टी को क्या कहते हैं, हार्म करेगा ना। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऐसे हैं कि हम, हमारा मंदिर एक पवित्र जगह होती है, वहां पे कुछ भी नॉनवेज या अंडा वगैरह अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की पवित्र जगह है, वहां पे ये पाप होता है किसी को मारना, किसी जानवर को मार के, या उसकी जो जिंदगी अभी आई भी नहीं है, अंडे में है, उस जिंदगी को बर्बाद करना, तो वो उसे खत्म कर देना, तो वो सब अलाउड नहीं होता है मंदिर जैसी पवित्र जगह पे, तो एटलीस्ट अलाउड नहीं होता। तो अगर वहां पे कोई पर्सन आके नॉनवेज ले आया हमारे मंदिर में तो वो हमें फिजिकली हार्म नहीं कर रहा, हमें साइकोलॉजिकली हार्म नहीं कर रहा, पर हमारे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को हार्म कर रहा है, तो हमें स्पिरिचुअली हार्म कर रहा है। तो यही क्वेश्चन था कि जो जेएस मिल है वो हार्म से क्या समझते थे, हार्म कैसे उन्होंने पुट फॉरवर्ड करा था, कैसे उन्होंने हार्म को डिफाइन करा था, वो क्या समझते थे हार्म से? क्या वो स्पिरिचुअल हार्म था, फिजिकल हार्म था, मोरल हार्म था, साइकोलॉजिकल हार्म था, क्या था? क्योंकि जब फिजिकल हार्म हो रहा होगा तो स्पिरिचुअल हार्म नहीं होगा, जब स्पिरिचुअल हार्म हो रहा होगा तो फिजिकल हार्म नहीं होगा। कि एक टाइम पे एक ही तरीके का हार्म हो सकता है, दो तीन तरीके का हो सकता है, पर जनरल ऑफन ऐसे केसेस होते हैं कि जब एक तरीके का हार्म हो रहा है तो दूसरे तरीके का हार्म नहीं हो रहा है। तो मिल क्या समझते थे हार्म से? तो उन्होंने हार्म को अच्छे से डिफाइन नहीं करा था, ये सबसे बड़ा क्रिटिक आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन यही था, व्हाट डू मिल मेंट बाय हार्म? दस वी रिक्वायर्ड ए मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हार्म प्रिंसिपल ऑफ हार्म देन मिल हिमसेल्फ प्रोवाइड। तो इसको क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने हार्म को सही से डिफाइन नहीं करा था, जिसकी वजह से हमें जो हार्म की एक मोर डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होती है, हार्म की डिटेल्ड एनालिसिस जितनी की उससे ज्यादा डिटेल चाहिए होती है जितनी जेएस मिल ने प्रोवाइड करी है। तो वो कहते हैं कि एक क्रिटिक ये है कि जेएस मिल ने हार्म को सही से डिफाइन नहीं करा है, जिसकी वजह से हमें अब हार्म की एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए, हार्म की एक ऐसी एनालिसिस चाहिए जो जेएस मिल ने दी है उससे बेटर हो, और जो जेएस मिल के प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो जेएस मिल ने जो दी है वो तो सफिशिएंट थी नहीं, तो जेएस मिल से ज्यादा एडवांस्ड हार्म की जेएस मिल ने दी। उन्होंने उनका प्रिंसिपल बहुत पावरफुल था, पर उन्होंने हार्म को सही से डिफाइन नहीं करा था, तो उन्हें एक हार्म की डेफिनेशन चाहिए थी, हार्म की एनालिसिस चाहिए थी,
ठीक, तो हार्म की डेफिनेशन और एनालिसिस के लिए रिसेंट लिटरेचर में दो लोगों ने एनालिसिस करी उनकी, एक थे जे थॉमसन और दूसरे थे जॉयल फिन्सबर्ग। ठीक, तो दो लोगों ने हार्म की एनालिसिस करी। कौन थे ये लोग, दो लोग, आओ देखते हैं। दो लोगों ने हार्म की एनालिसिस करी। पहले थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या एनालिसिस करी, आओ ये देखते हैं। He defended a narrow conception of harm which identifies core cases bodily and psychological impairment and physical disfigurement। मतलब हम बता टेंशन फ्री। He defended a narrow conception of harm। उन्होंने हार्म की बहुत नैरो डेफिनेशन को समझाया, मतलब बहुत नैरो टर्म्स में, बहुत छोटे से दायरे में रहकर उन्होंने हार्म को डिफाइन करा। विच आइडेंटिफाइज कोर केसेस की बात करी उन्होंने, बॉडीली एंड साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट एंड फिजिकल डिसफिगरमेंट। वो कहते हैं कि जब बॉडी में मतलब फिजिकल या साइकोलॉजिकल आपको हार्म हो, सिर्फ तभी हार्म होगा। फिजिकल मतलब कौन सा हार्म, मार पिटाई। ठीक, और साइकोलॉजिकल मतलब कोई धमकी वगैरह दे, टेंशन दे, आपको ब्लैकमेल करे, तो वो। ठीक, तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने जे थॉमसन ने हार्म को बहुत छोटे दायरे में एक्सप्लेन करा या डिफाइन करा और बोला कि हार्म सिर्फ तभी होता है जब हमारे साथ फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म हार्म हो, मतलब फिजिकली या साइकोलॉजिकली हमारे संग कुछ गलत हो, जैसे साइकोलॉजिकली हमें ब्लैकमेल वगैरह करना हुआ और फिजिकली हमारे संग मार पिटाई करना हुआ, लड़ना हुआ। तो वही, जो फिजिकल हार्म हो या साइकोलॉजिकल हार्म हो, हमें तभी हार्म होता है। तो हार्म इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ये कौन बोलते, जे थॉमसन। इन्होंने बहुत छोटे से दायरे में रह के हार्म को डिफाइन करा। 10, अब इनका इसके हिसाब से जो इन्होंने कहा है, तो उसके हिसाब से क्या है, लेट मी चेंज द कलर। 10, डिस्ट्रेस, फीलिंग्स ऑफ पेन, nausea for example is not harm, though it can possibly cause psychological harm। अब वो कहते हैं इसके अकॉर्डिंग, अगर हम जे थॉमसन की जो कहते हैं इंटरप्रिटेशन है हार्म की, अगर हम उसे लेकर बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग तो जो नौसिया मतलब फीलिंग ऑफ पेन, वॉमिट करने की जो फीलिंग होती है, मतलब किसी को टेंशन दो तब होती है। ठीक, तो नौसिया या स्ट्रेस जब हमें होता है, मतलब वर्कलोड का स्ट्रेस कोई हमें दे रहा है, किसी टेंशन का स्ट्रेस हो रहा है। ठीक, तो जो स्ट्रेस की कंडीशन है, फीलिंग्स ऑफ पेन, पेन नहीं हो रहा पर इंटरनल पेन, जो स्ट्रेस में होता है पेन फील होता है ना अंदर, तो फीलिंग्स ऑफ पेन हुआ, स्ट्रेस हुआ या नौसिया हुआ, ये जो कंडीशंस हैं, अगर कोई हमें इन कंडीशंस में रख रहा है, हमें जानबूझ के हमारी लाइफ में ऐसी कंडीशंस ला रहा है कि हमें स्ट्रेस हो, हम कहते हैं हमें नौसिया हो और हम पेन हो, हमें फीलिंग्स ऑफ पेन मिले, मतलब फीलिंग्स ऑफ पेन लाइक सपोज तुमने मुझसे मतलब तुमने मेरे संग कुछ कोई बहुत ऐसा प्रॉमिस तोड़ दिया जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है, या फिर तुमने मुझे सोसाइटी में इंसल्ट कर दिया। ठीक, तो जब इंसल्ट कर दी तो भी मुझे पेन होगा, अंदर ही अंदर बुरा लगता है। तो ऐसी जो फीलिंग्स हैं कि स्ट्रेस हुआ, अंदर अंदर पेन होना, बुरा लगना लोगों को, जैसे हमें कहा तुम्हारी इस काम से मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक, तो वो बुरा लगना और नौसिया होना, तो ऐसी कंडीशन को उन्होंने हार्म नहीं बोला। ठीक, कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्ट्रेस देता है देन इट इज नॉट ए हार्म। कोई दूसरा पर्सन एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंसल्ट करता है, फीलिंग्स ऑफ पेन देता है, तो इट्स नॉट ए हार्म। तो ये उनका इंटरवेंशन। तो ये देखो, अभी मैंने बोला ना, अब तुम कहोगे कि यार इंसल्ट कर रहा है तो हार्म तो भाई, ठीक, या फिर मुझे स्ट्रेस दे रहा है तो भी हार्म तो है, तो वही तो कह रहे हैं, हार्म है, पर ये उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा। किन्ने नहीं रिकॉग्नाइज करा, जे थॉमसन ने इसे एज ए हार्म रिकॉग्नाइज नहीं करा। ठीक, तो ये थी जे थॉमसन की इंटरवेंशन। पढ़ के ही पता चल गया होगा कि ये इतनी ज्यादा फिजिबल नहीं है। ठीक, दूसरी इंटरप्रिटेशन किसकी है, तो दूसरी इंटरप्रिटेशन आओ पढ़ते हैं। दूसरी इंटरप्रिटेशन है जॉयल फिन्सबर्ग प्रपोजल और एनालिसिस। तो ये जॉयल फिन्सबर्ग का प्रपोजल या एनालिसिस है। वो क्या करते हैं, उन्होंने प्रपोज हार्म प्रिंसिपल इन ए मच मोर कैप्टिशियस फैशन। उन्होंने हार्म प्रिंसिपल को एक बहुत कैप्टिशियस फैशन, मतलब बड़े दायरे में डिफाइन करा था, बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़ा फील्ड में मतलब ये नहीं फुटबॉल फील्ड में जाके बड़े से में डिफाइन करने बैठ के, नहीं, मतलब उन्होंने हर छोटे छोटे एस्पेक्ट को, जहां से एक पर्सन को किसी भी तरीके का हार्म होता है, हर चीज को कंसिडर करा और बहुत बड़े दायरे में हार्म को एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरह उन्होंने स्टेब्लिश करा और मतलब एनालाइज करा। तो प्रपोज्ड हार्म इन ए मच मोर कैप्टिशियस फैशन। हार्म एज द टर्म employed in the harm principle is a setback
invasion of a person's interest, setback or invasion of a person's interest and the most characteristic interest. Person's interest and the most characteristic interest are what he calls welfare interest, defined as the basic requisites of the man's well-being. मतलब हम समझा रहे, चिंता ना करो, हम हैं तो चिंता किस बात की, हम समझा रहे हैं मतलब harm as the term employed in the harm principle, harm as the term employed in the harm principle। इन्होंने कैसे, पहले सबसे पहली चीज जो जॉयल फिंसबर्ग हैं, इन्होंने कैसे जस्टिफाई करा या कैसे एनालाइज करा हार्म को। इन्होंने हार्म को एनालाइज करा जस्ट एज मिल जो है उन्होंने यूज करा था हार्म प्रिंसिपल। तो इन्होंने हार्म प्रिंसिपल मतलब हार्म को ऐसे डिफाइन करा हार्म प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए, हार्म प्रिंसिपल के ही अकॉर्डिंग इन्होंने हार्म को एनालाइज करा। तो वो कहते हैं हार्म प्रिंसिपल एज द टर्म एम्प्लॉयड इन harm as the term employed in harm principle is a setback or invasion of person's interest, setback or invasion of person's interest and the most characteristic interest are what he calls welfare interest। तो वो कहते हैं पहली चीज कि हार्म क्या है, हार्म है सेटबैक मतलब किसी के जो इंटरेस्ट है उन्हें इग्नोर करना या उन्हें इन्वेट करना, किसी के इंटरेस्ट को किसी भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इग्नोर करना या इंटरवीन करना जो है वो हार्म होता है, ठीक। और जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटरेस्ट जो होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट अगर किसी पर्सन का होता है तो उसका वेलफेयर इंटरेस्ट होता है। वेलफेयर इंटरेस्ट क्या होता है, बेसिक रिक्विसाइट्स ऑफ मैन वेलबींग, मतलब अगर एक इंसान को अच्छे से वेलबींग मतलब हेल्दी इन द सेंस फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली हेल्दी, कि अगर किसी एक पर्सन को एक हेल्दी लाइफ जीनी है, वेलबींग लाइफ जीनी है, वेल ऑफ लाइफ जीनी है, इकोनॉमिकली हर तरीके से, इकोनॉमिकली फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली, तो जो कुछ बेसिक उसकी लिबर्टीज होती हैं, ठीक, उसके कुछ बेसिक इंटरेस्ट होते हैं, उसे कहते हैं, उन्हें इंटरेस्ट को जो जॉयल फिंसबर्ग हैं उन्हें बोलते हैं वेलफेयर इंटरेस्ट, ठीक। वेलफेयर इंटरेस्ट आर व्हाट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मेंस वेलबींग, जो बेसिक लिबर्टीज चाहिए होती हैं पर्सन को फॉर ए हेल्दी लिविंग, हेल्दी इन द सेंस फिजिकली साइकोलॉजिकली मेंटली स्पिरिचुअली मोरली हर तरीके से, ठीक। एक बार फिर से पढ़ते हैं उन्होंने क्या बोला, जॉयल फिंसबर्ग प्रपोजल। तो जॉयल फिंसबर्ग ने जो प्रपोजल दिया किसका, हार्म का प्रपोजल दिया, वो कहते हैं प्रपोज्ड हार्म इन ए मच मोर कैप्रिशियस फैशन। पहला पॉइंट, harm as the term employed in the harm principle is a setback or invasion of person's interest and most characteristic interest are what he calls welfare interest defined as the basic requisites of men's well-being। तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया हार्म को। अब ये हार्म एकदम वैसे ही डिफाइन करा गया जैसे कि हार्म प्रिंसिपल को चाहिए था। अगर कोई हार्म प्रिंसिपल के हार्म को ऐसे डिफाइन करते और एक्सेप्ट कर ले इस डेफिनेशन को, तो हार्म प्रिंसिपल ऑपरेट करने के लिए रेडी है, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है, आप उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन्होंने बहुत अच्छे से, जॉयल फिंसबर्ग ने बहुत अच्छे से इसे एनालाइज करा, अपनी एनालिसिस दी, इनकी एनालिसिस को एक्सेप्ट करा गया, इन्हें अप्रिशिएट करा गया। तो अब आगे हम वही पढ़ते हैं। इनकी एनालिसिस की एक खास बात, फीचर ऑफ जॉयल्सबर्ग्स एनालिसिस, तो इनकी एनालिसिस की खास बात ये थी कि दस फिंसबर्ग्स नोशन ऑफ हार्म इज कंस्ट्रक्टेड विद डिफेंस ऑफ हार्म प्रिंसिपल इन व्यू, थॉमसन्स इज नॉट। अब इसका फीचर ये था कि जो जॉयल फिंसबर्ग की एनालिसिस थी, हार्म की एनालिसिस थी, वो कैसे करी गई थी, वो हार्म प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए उन्होंने करी थी। तो फिंसबर्ग नोशन ऑफ हार्म इज कंस्ट्रक्टेड विद डिफेंस ऑफ हार्म प्रिंसिपल इन व्यू। तो हार्म प्रिंसिपल को दिमाग में रखते हुए उन्होंने हार्म को एनालाइज करा था, बट थॉमसन ने नहीं करा था। इन्होंने कैसे, डिफेंस ऑफ हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करते हुए, उसके डिफेंस को ध्यान में रखते हुए जो हार्म है उसे एनालाइज करा। किसके डिफेंस में, हार्म प्रिंसिपल के डिफेंस में इन्होंने हार्म को एनालाइज करा, ठीक। बल्कि जो थॉमसन है उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, उन्होंने एकदम सिंपल छोटे से दायरे में रह के हार्म को डिफाइन कर दिया। तो व्हाट इज द फीचर ऑफ जॉयल फिंसबर्ग्स एनालिसिस ऑफ हार्म, दैट द सिंपल फीचर इज दैट he defined or he analyzed harm with the defense of harm principle in view, ठीक। with intention to, या with कह सकते हो आप, with the intention to defend the Mills harm principle, ठीक। तो ये इनका एक फीचर था कि इन्होंने हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करते हुए अपना हार्म का जो कॉन्सेप्ट है उसे डिफाइन करा, ठीक।
तो ये हो गया दो एनालिसिस हार्म के लिए करी गई थी। एक जे थॉमसन ने करी थी, एक जॉयल फिन्सबर्ग ने करी थी। जॉयल फिन्सबर्ग की बहुत अच्छी थी, उसे अप्रिशिएट करा गया, उसे एक्सेप्ट करा गया। उसे एक्सेप्ट करने के बाद जो मिल का प्रिंसिपल था, हार्म प्रिंसिपल, वो रेडी था सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, तो चलो अब वही बात करते हैं, क्योंकि अब वो रेडी है सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसी की बात होती है। नाउ if Mill's harm principle be employed as a sharp constraint on legitimate government interference, कि अगर अब harm principle को हम employ कर लें as a constraint, as a criteria for the legitimate government interference, मतलब कि अगर हम harm principle को अगर हम हार्म प्रिंसिपल को एम्प्लॉय कर लें, एम्प्लॉय का मतलब यूज करने लगे एज ए क्राइटेरिया टू जज द इंटरवेंशंस और इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, कि अगर वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो लेजिटिमेट इंटरफेरेंस हुई, और अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इलेजिटिमेट इंटरफेरेंस हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम हार्म प्रिंसिपल को यूज करें एज ए शार्प कंस्ट्रेंट और क्राइटेरिया ऑन द लेजिटिमेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म विच इज एम्प्लॉयड should permit disputes to be settled concerning whether actions are harmless or not। तो वो कहते हैं यूज, अगर आपको हार्म प्रिंसिपल को यूज करना है एज ए क्राइटेरिया फॉर ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये जज करने के लिए कि किसी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, इसे जज करने के लिए अगर आपको हार्म प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करना है तो आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू एम्प्लॉय इट, बट एक कंडीशन होगी, वो आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी जो हार्म की डेफिनेशन हो, वो डेफिनेशन स्टेट को अलाउ करती हो इंटरवीन करने के लिए इन केस, इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स, कि जब डिस्प्यूट्स हो रहे हो, डिस्प्यूट मतलब दंगे, बवाल या दंगे सिंपल चीज, दंगे, जब डिस्प्यूट्स हो रही हूँ, जब दंगे हो रहे हूँ, या दंगा मतलब ये नहीं कि जो मॉब्स में होते हैं उन्हें दंगा नहीं बोला जाता, दो लोगों के बीच में भी जब डिस्प्यूट्स हो रहे हो, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो, तो उन डिस्प्यूट्स या कन्फ्लिक्ट्स को सेटअप करने के लिए, उन्हें सेट डाउन करने के लिए, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए स्टेट के पास ये पावर हो कि वो इंटरवीन कर सके, रिगार्डलेस जो एक्शंस हैं इंडिविजुअल्स के, उनसे किसी को हार्म हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। हार्म से मतलब नहीं है, डिस्प्यूट अगर होगा तो उसे, डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उसे रिजॉल्व करने के लिए स्टेट के पास पावर होगी टू इंटरवीन। ठीक, तो क्या कहते हैं कि मिल का हार्म प्रिंसिपल अगर आपको सोसाइटी में अप्लाई करना है इन ऑर्डर टू जज ए लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यू आर फ्री टू डू सो, बट योर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, योर कॉन्सेप्ट ऑफ हार्म should allow the state to intervene in order to settle down the disputes or conflicts, regardless the actions of the individual are harmless or not। समझ में आया? मतलब वो ये कहते हैं कि डिस्प्यूट्स के केस में हार्म हो रहा हो, एक्शन, इंडिविजुअल के एक्शन से हार्म हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, फिर भी अगर डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट होगा तो इंटरवीन करेगा स्टेट, जो है उसके पास पावर है टू इंटरवीन। अब यार समझ तो आ गया, थोड़ा एग्जांपल मिल जाता तो क्लियर हो जाता है ना। मेरे साथ भी यही है यार, पता समझा अच्छे से भी थे। मेरे संग नहीं, पॉलिटिकल साइंस जो है सब्जेक्ट, या फिर जितने भी ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में, इनमें यही होता है कॉन्सेप्ट। ये फिजिक्स मैथ थोड़ी ना कि कॉन्सेप्ट समझ लिया खेल खत्म, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो यूपीएससी में कहते हैं कि एग्जाम्पल से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या है, एक तरीके से देखा जाए आर्ट साइड के लिए, मतलब आर्ट साइड का ही एग्जाम है, ह्यूमैनिटीज के मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरली पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, और मतलब जो बेसिक बेसिक सिलेबस है कि डोमिनेंट आइडियोलॉजीज जो रही हैं पास्ट में वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो इस तरीके का मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ह्यूमैनिटीज को ही डिस्कस करती है यूपीएससी। तभी लोग कहते हैं कि यूपीएससी में एग्जाम्पल दे दो तो बहुत ज्यादा आंसर तुम्हारे इफेक्टिव बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट ये प्रूव कर देता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, आपको समझने में भी मदद करता है। तो चलो वहां से वापस आके अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, और हमारा एग्जाम्पल क्या है वो करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है प्रिजनिंग द सस्पेक्ट और गिल्टी। यहाँ पे क्या है, लिबर्टी इज हार्म टू सेटल कन्फ्लिक्ट्स। समझे? नहीं समझे? देखो मैंने क्या बताया कि अगर आपको हार्म प्रिंसिपल को एम्प्लॉय करना है, हार्म प्रिंसिपल को यूज करना है एज ए क्राइटेरिया टू जज वेदर द गवर्नमेंट्स और स्टेट्स इंटरवेंशंस आर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, आप फ्री हो, आप कर सकते हो उसे यूज, पर एक कंडीशन होगी, वो कंडीशन ये होगी कि आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा आपका जो हार्म प्रिंसिपल है वो ये अलाउ करता हो कि स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सके इन ऑर्डर टू सेटल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। तो प्रिजनिंग द सस्पेक्ट और गिल्टी, प्रिजनिंग द सस्पेक्ट एंड गिल्टी, इसका मतलब क्या है कि जब जैसे सपोज कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो अब आपकी गलती नहीं है,
अभी कोई दंगा हुआ, कोई मतलब लड़ाई हुई, उसमें आपकी गलती नहीं है, आप सही जगह पे हो, गलती किसी और की है, और तो जब केस फाइल होता है तो आपकी भी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करा जाता है, और जो गिल्टी होता है, जो अभी पता नहीं, दो सस्पेक्ट होते हैं, दोनों में से एक गिल्टी होता है, एक नहीं गिल्टी होता है, ठीक। तो सपोज किसी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लो, किसी का मर्डर हो गया और उसमें सस्पेक्ट मैं भी हूँ, तो जब मैं मर्डर सस्पेक्ट हूँ तो मेरी भी, अभी प्रूव नहीं हुआ, मैं गिल्टी नहीं हूँ पर मैं सस्पेक्ट हूँ, अगर मैं सस्पेक्ट हूँ तो मेरी भी लिबर्टी को हार्म करा जाएगा, मेरी लिबर्टी को इंटरवीन करेगी स्टेट। कैसे? मुझे बार बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, काफी कैसे टाइम्स ऐसे होंगे कि मुझे 2-2 दिन 3-3 दिन पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, मेरे से पूछताछ होगी, मुझे क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशनल कस्टडी के लिए वो ले सकते हैं, मतलब मुझसे कुछ इन्वेस्टिगेशनल के जो कस्टडीज होती हैं उनमें, उसके लिए मुझे रखते हैं। तो अब क्या, मेरी जो लिबर्टी उसे वो इंटरवीन कर रहे हैं, और मेरी लिबर्टी इंटरवीन कर रहा हूँ, मेरा कोई हार्म, मैंने कोई ऐसा एक्शन नहीं करा जिससे किसी को हार्म हुआ हो। तो इन ऑर्डर टू सेटल कन्फ्लिक्ट्स को सेट डाउन करने के लिए, या डिस्प्यूट्स को सेट डाउन करने के लिए, स्टेट को ये पावर होनी चाहिए कि वो लोगों को इंटरवीन कर सके, वेदर दे हैव डन एनी हार्मलेस एक्शन, हार्मफुल एक्शन और हार्मलेस एक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर डिस्प्यूट को सेटल डाउन करना होगा तो आपने हार्म कराओ या नहीं कराओ, आपको इंटरवीन करा जाएगा, जस्ट इन ऑर्डर टू दैट सेटल डाउन द डिस्प्यूट और कन्फ्लिक्ट्स, ठीक। तो डिस्प्यूट्स और कन्फ्लिक्ट्स को सेटल डाउन करने के लिए स्टेट जो है वो अलाउड है टू इंटरवीन द इंडिविजुअल्स और सिटीजन्स, वेदर दे हैव, रिगार्डलेस दैट देयर एक्शंस आर हार्मलेस और हार्मफुल, ठीक। एग्जांपल दे दिया, प्रिजनिंग द सस्पेक्ट एंड गिल्टी। इस केस में क्या होता है, लिबर्टी जो होती है सस्पेक्ट और गिल्टी की, गिल्टी की तो होनी है, उसने गलत काम करा, पर जो सस्पेक्ट होता है इसने नहीं करा, उसकी भी लिबर्टी जो होती है वो हार्म करी जाती है इन ऑर्डर टू सेटल कन्फ्लिक्ट्स। समझ गए? चलो डन, फाइनली सबसे बड़ा क्रिटिक खत्म हुआ। अब हमारा एक छोटा सा दूसरा क्रिटिक आता है, वो है यूबिक्विटी ऑफ हार्म। यूबिक्विटी, मेरी भी इंग्लिश कमजोर है पता, तो ये यूबिक्विटी पढ़ा मुझे भी नहीं समझ में आया। तो यूबिक्विटी का मतलब होता है कि ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह हर चीज में प्रेजेंट है। तो यूबिक्विटी ऑफ हार्म का मतलब है कि हार्म इज ओमनी प्रेजेंट, हर एक्शन में हार्म प्रेजेंट है। ये क्या कहना चाहता है कि हर एक्शन में हार्म जो है वो प्रेजेंट है, तो कोई इसे लिखते हैं ओमनी प्रेजेंट। यूबिक्विटी का मतलब क्या है? यूबिक्विटी का मतलब है ओमनी प्रेजेंट। डन। तो यूबिक्विटी ऑफ हार्म मतलब हार्म जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सारे एक्शंस में हार्म, किसी ना किसी तरीके का हार्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो अब इसका ये क्रिटिक है, इसका जस्टिफिकेशन कैसे आता है? इसका जस्टिफिकेशन ऐसे आता है कि दिस क्लेम इज आइदर रॉन्ग सिंस देयर आर प्लेंटी ऑफ हार्मलेस एक्शंस। अब वो कहते हैं कि ये जो क्लेम है, ये जो क्रिटिक दिया गया है, ये क्रिटिक अपने आप में गलत है, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस जहाँ जो हार्मलेस होते हैं। अब कहोगे क्रिटिक है, पहले समझो, देखो क्रिटिक ये है कि यूबिक्विटी ऑफ, वो कहते हैं कि जेएस मिल के हार्म प्रिंसिपल का एक क्रिटिक है कि देयर इज यूबिक्विटी ऑफ हार्म, मतलब ओमनी प्रेजेंट है हार्म, हर एक एक्शन में हार्म होता है। तो जब हर एक एक्शन में हार्म होता है तो इसका मतलब मिल कह रहे हैं कि हर एक एक्शन में गवर्नमेंट हमें इंटरवीन कर सकती है। तो अगर ये ट्रू है कि हर एक एक्शन में हार्म होता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हमें हर एक एक्शन में इंटरवीन कर सकती है, जो कि गलत है। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है कि सारे एक्शंस में हार्म होता है, तो उसी को जस्टिफाई करते हुए कहा जाता है दिस क्लेम इज आइदर रॉन्ग और मिसगाइडेड। ये जो क्रिटिक है ये रॉन्ग है और मिसगाइडेड है, सिंस दे आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस विच आर हार्मलेस, ठीक। तो इफ दिस इज ट्रू, वो कहते हैं कि अगर नहीं, हम ये मान लें कि सारे एक्शंस में हार्म होता है, हम ये भूल जाएं कि ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, इस बात को डिनाई कर दें और ये मान लें कि सारे एक्शंस में हार्म होता है। सो इफ दिस इज ट्रू देन ऑल द एक्टिविटीज वुड बी प्रिंसिपल liable would be principal liable to intervention in regulation. If this is true, then all the activities would be in principle liable to intervention and regulation. वो कहते हैं कि अगर ये बात मान लें कि सारे एक्शंस में हार्म जो है वो प्रेजेंट होता है, हर एक एक्शन में किसी ना किसी तरीके का हार्म होता है, तो इसे मान लेंगे तो जितने भी हमारे एक्शंस हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, उन सभी एक्टिविटीज को लीगल तरीके से, लेजिटिमेट फॉर्म में, लेजिटिमेट तरीके से गवर्नमेंट हमें या स्टेट हमें इंटरवीन कर सकता है। तो स्टेट और गवर्नमेंट हमें लेजिटिमेटली इंटरवीन कर सकता है इन ऑल अवर, मतलब स्टेट और गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो हमें लेजिटिमेटली इंटरवीन कर सके इन ऑल अवर एक्शंस एंड एक्टिविटीज, जो कि मतलब गलत है ना। पहली चीज ये भी गलत है कि स्टेट हमें हर सारे एक्शंस में या सारी हमारी एक्टिविटीज में इंटरवीन नहीं कर सकता, पहली चीज ये गलत है। दूसरी चीज, जो तुम कह रहे हो कि सारे एक्शंस, जितने भी एक्शंस होते हैं
सारे एक्शंस, इनका कहना है कि सारे एक्शंस में कोई ना कोई तरीके का हार्म होता है, तो ये अपने आप में गलत है। ये का मतलब बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, पर तुम कह रहे हो कि ऐसे भी एक्शंस होते हैं जिनमें सारे एक्शंस हार्मलेस, सारे एक्शंस हार्मफुल होते हैं। ये कौन कह रहा है? क्रिटिक्स कह रहे हैं, पर ये गलत है। देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस व्हिच आर हार्मलेस, और क्रिटिक्स कह रहे हैं कि सारे एक्शंस हार्मफुल होते हैं एंड हार्म इज omnipresent, जो कि गलत है। तो वही वो कहते हैं कि दिस क्लेम इज आइदर रॉन्ग और मिसगाइडेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रू होगा, अगर इनकी बात मान ली जाए क्रिटिक्स की, तो इस हिसाब से तो गवर्नमेंट हमें हर एक एक्टिविटी में इंटरवीन कर सकती है, जो कि फेयर नहीं होगा। इसलिए ये क्रिटिक कभी माना नहीं जाता है, क्योंकि इसका जो आउटकम होगा वो भी गलत होगा, और इवन जो क्रिटिक अपने आप में है वो भी एक गलत स्टैंड है, वो उनका गलत मिसगाइडेड क्रिटिक है, मिसगाइडेड क्लेम है कि omni harm is omnipresent, हर तरीके के एक्शन में हार्म होता है। नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस व्हिच आर हार्मलेस। एग्जांपल, अब इसके ऊपर एक डिबेटेबल एग्जांपल है, जैसे सपोर्टर्स कहते हैं, जिनका मानना ये है कि देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस व्हिच आर हार्मलेस, जैसे थ्रोइंग ऑफ स्टोन इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड में स्टोन का फेंकना एकदम हार्मलेस एक्शन है। मैंने एक पत्थर उठाया और मेरे सामने एक पॉन्ड है, उसमें वो डाल दिया, तो ये अपने आप में एक हार्मलेस एक्शन है। आप भी एग्री करोगे, हाँ हार्मलेस है, इससे हमने कहाँ किसी दूसरे इंडिविजुअल की लिबर्टी को हार्म करा, तो इट इज ए हार्मलेस एक्शन। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि अपने आप में एक हार्मलेस एक्शन है, ठीक। पर जो अब क्रिटिक्स हैं वो क्या कहेंगे? क्रिटिक्स आर्ग्यू करेंगे, व्हाट इफ कोई डाइवर उस पॉन्ड के अंदर हो, बाहर आ रहा हो, वो डाइवर मतलब डुबकी लगा के बाहर आ रहा हो, तुमने पत्थर फेंका और वो पत्थर उस ड्राइवर को हिट कर दे, तो उसे इंजरी होगी, उसे हार्म होगा, ठीक। फिर वो कहते हैं चलो अगर वो भी छोड़ो, तुमने उसमें पानी डाल, मतलब पानी में तुमने पत्थर फेंक दिया, जिसकी वजह से पानी जो है क्रिटिकल पॉइंट तक राइज कर गया, और नेक्स्ट टाइम बारिश हुई, तो नेक्स्ट टाइम जब बारिश हुई तो सिर्फ जो तुम्हारा पत्थर था, उस पत्थर की वजह से पानी का वॉल्यूम बढ़ा, ठीक। पानी का वॉल्यूम क्या, पानी का लेवल रेज हुआ, कुछ या कुछ नैनोमीटर रेज हुआ होगा पानी का लेवल, एक छोटे से पत्थर को डालने में पॉन्ड से, हाँ एग्री, पानी का लेवल रेज हुआ, बारिश हुई, लेवल और ज्यादा रेज हुआ। सपोज कंडीशन थी कि एक पॉन्ड है, उसमें पानी जब 100 सेंटीमीटर से ऊपर बढ़ जाएगा तो पास वाले गांव में बाढ़ आ जाएगी। अब उसमें पानी था 30 नहीं 75 सेंटीमीटर उसमें पानी था, ठीक। और हर साल 24 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक। अब तुमने क्या करा, तुमने एक पत्थर डाला उसमें पॉन्ड में, जिसकी वजह से पानी का लेवल राइज हो गया, तो अभी तक 75 सेंटीमीटर था, अब रेज होकर 76 सेंटीमीटर हो गया। बारिश हुई 24 की जगह इस साल 25 हो गई, अब 76 और 25 101, क्रिटिकल पॉइंट था 100 से ऊपर चला गया पानी, बगल वाले गांव में बाढ़ आ गई तुम्हारे एक पत्थर डालने से। तो ये क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए तो सच पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। तो तुम कहोगे, मतलब अगर तुम मेरी, मतलब हम मेरी क्या, मैं भी नहीं था, अगर उन जो सपोर्टर्स थे इस बात के कि हार्मलेस एक्शंस भी होते हैं, जिनका कहना था थ्रोइंग ऑफ ए स्टोन इन ए पॉन्ड इज हार्मलेस, अगर जब उनका कहना था कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो अपने डिबेटर्स जो उनके सामने थे जो कह रहे थे कि एक स्टोन को पॉन्ड में डालना वो भी हार्मफुल है, तो वो कह रहे थे कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो, मतलब ऐसे तो तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने मन से बना लो, ऐसे तो बहुत सी लाखों पॉसिबिलिटीज हैं। कल को तुम ये कह दो कि उसमें क्या कहते हैं, एक फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि इंसानों की एक ऐसी स्पीशी हो जाए जो पानी के अंदर रहती हो, तुमने पत्थर मारा है, वो पत्थर वहां पे रखा रहा हो, और फ्यूचर में वो ये स्पीशी का कोई इंसान उस पत्थर से टकरा के मर जाए। मतलब कैसी भी बिना सिर पैर की बातें तुम कहने लगो, माननी पड़ेंगी, क्यों, पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में ऐसा हो। तो ये तो मतलब पागलपन की बात हो गई ना। तो हाँ, यही हो रहा था कि अब ये जो क्लेम था ना, इसीलिए इसे गलत बोला जाता है कि हर एक एक्शन में हार्म होता है, हर एक एक्शन में हार्म नहीं होता है, ठीक। तो अब ये डिबेट बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल थी, कुछ लोगों का कहना था, अब ये भी पॉइंट तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि अगर उसमें डाइवर हुआ, तुमने पत्थर मार दिया, ये जनरल केस की बात नहीं, ये एक पार्टिकुलर केस की बात नहीं हो रही कि आपने पत्थर मारा उससे क्या हार्म, जनरल केस में अगर ये अलाउ कर दिया जाए कि सब लोग पत्थर मार सकते हैं पॉन्ड में, और सब लोग पॉन्ड में पत्थर मारे ऐसे, और किसी के डाइवर के लग जाए तो, और क्या कहते हैं कहीं क्रिटिकल पॉइंट से है वो पानी रेज हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस बोली, तो उनके भी कुछ स्टैंड्स ऐसे थे, बिल्कुल इरीजनल थे, इरेशनल स्टैंड्स थे, पर जो डिबेट्स थी उनमें मतलब जजेस को उन्होंने कन्विंस करा, मतलब कुछ पॉइंट इरेशनल जरूर थे पॉइंट्स, पर जो उनके एग्जांपल्स थे वो जस्टिफाइड थे, जैसे डाइवर और क्रिटिकल पॉइंट, उन दोनों केसेस में उसका फेंकना हार्मफुल होगा, पानी में पत्थर को फेंकना हार्मफुल होगा।
तो इस डिबेट को कैसे कंक्लूड करा गया? तो इस डिबेट को जब कंक्लूड करा गया फाइनली, इतना डिटेल में बस समझा रहे हैं, जरूरी नहीं इतना डिटेल में समझो, मतलब समझ जाओ, लिखना जरूरी नहीं, पर इतना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोगों का पेपर बहुत लंबा आता है, और जब इतना सारा लिखना होता है, नॉलेज बहुत सारी होनी चाहिए। वो कहावत नहीं है कि समंदर भर सिलेबस होता है, नदी भर पढ़ पाते हैं, और तालाब भर याद रहता है, लोटा भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं। वही वाला हाल है। ठीक, तो इतना पढ़ो, इतना तो लिख ही पाओगे, इतने नंबर आ जाएंगे, उसमें कुछ तो होगा, इसलिए। ठीक, तो ये डिबेटेबल एग्जांपल है क्या, थ्रोइंग ऑफ स्टोन इन अ पॉन्ड, जो बिल्कुल एक हार्मलेस एक्शन है, पर जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इससे भी हार्म होता है। कैसे होता है कि अगर कोई डाइवर हुआ तो उसके लग जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे पानी रेज हो जाएगा, तो इस तरीके से कहते हैं कि ऐसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं जिससे इस तरीके से पानी में पत्थर मारने से हार्म हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट उठते हैं। अगर हार्म हो रहा है, चलो मान लिया चलो मान लिया कि पॉन्ड में पत्थर मारने से हार्म हो रहा है, तो हार्म हो रहा है तो उसका मतलब क्या करा जाए अब? वेट ए सेकंड, हाँ, अगर हार्म हो रहा है तो शुड वी प्रोहिबिट द स्टोन थ्रोइंग इनटू पॉन्ड्स। अगर हार्म हो रहा है तो हम क्या करें? पॉन्ड्स में पत्थर फेंकना प्रोहिबिट कर दें, लॉ निकाल दें कि आप पॉन्ड्स में पत्थर नहीं फेंक सकते, और फेंक दिया तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, ये लॉ निकाल दें। या शुड वी रिलाई ऑन कैचिंग ऑल लेजिस्लेशन कवरिंग नेग्लिजेंस एंड पुटिंग अदर्स एट रिस्क। मतलब कि हम एक कुछ ऐसा काम करें, मतलब स्टेट जो है वो अपनी, जो उनकी नेग्लिजेंस है, जो उनके स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी नेग्लिजेंस के ऊपर वर्क करे कि एक ऐसा पॉन्ड जिसका क्रिटिकल लेवल थोड़े ही टाइम में टच होने वाला है, या फिर जहाँ पे बारिश बहुत होगी और उसका थोड़ा सा भी क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट के बहुत करीब है एक पॉन्ड, ठीक, तो उस पॉन्ड को कवर करके मतलब प्रोटेक्शन में रखा जाए। ठीक, या फिर उसको डैम के थ्रू वगैरह कैसे करके उसे लिंक करा जाए ताकि उसका पानी कहीं बाहर जा सके, मतलब किसी दूसरी नदी में जा सके, और नदी के थ्रू समुद्र में जा सके, ताकि जो बगल वाला गांव है उसमें बाढ़ ना आए। तो ये स्टेट की गलत, हम ये क्या करें, या तो पत्थर फेंकना प्रोहिबिट कर दें, या स्टेट के को मतलब इसके लिए ब्लेम करें कि स्टेट को इसकी जिम्मेदारी करें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जहाँ पे पानी का क्रिटिकल पॉइंट ज्यादा है या जहाँ पे डाइवर है, वहां पे तुम ये ध्यान रखो ना कि कोई पत्थर ना फेंके। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताओ कि ये पॉन्ड स्विमिंग पूल है, ये पॉन्ड नहीं है, स्विमिंग पूल है। तो आप स्विमिंग पूल में पत्थर फेंकना अलाउ है? बताओ, कम्युनिटी स्विमिंग पूल में जाओ, उसमें पत्थर फेंको, देखो तुम्हें लोग कैसे चल रहा है, गाली पड़ेंगे, भगा भी देंगे। नहीं अलाउ है ना, कम्युनिटी पूल में तुम नहीं फेंक सकते जो तुम्हारा स्विमिंग पूल है, जबकि वो एक तरीके का पॉन्ड ही तो है ना, पर वहां नहीं फेंक सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफिशियल्स ने, सोसाइटी ने स्टेब्लिश कर रखा है कि यहाँ तुम नहीं फेंक सकते हो, अलाउ मतलब पहले से ही रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक, पर बाहर तुम फेंक सकते हो। ऐसे ही स्टेट ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी कि कहाँ तुम कुछ फेंक सकते हो, कहाँ तुम नहीं फेंक सकते हो पत्थर, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी। तो वो कहते हैं कि पहला ऑप्शन ये कि या तुम पत्थर फेंकना बैन कर दें, या तो ये स्टेट को जिम्मेदारी दे दे कि अगर कहीं पे डाइवर हैं किसी पॉइंट में, या कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट है कि बहुत नियर है क्रिटिकल पॉइंट के पास, क्रिटिकल लेवल के पास कोई पॉन्ड, उसका पानी का लेवल पहले से ही बहुत हाई हो रखा है, तो वहां पे ये स्टेट की जिम्मेदारी है ना कि वो डेंजर के बोर्ड्स लगाए, लोगों को वार्न करे कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आउटकम्स के लिए स्टेट वार्न करे। ठीक, तो ये दूसरे में कहते हैं कि शुड बी प्रोहिबिट द स्टोन थ्रोइंग इन द पॉन्ड्स, और शुड बी रिलाई ऑन कैचिंग ऑल द लेजिस्लेशन कवरिंग नेग्लिजेंस एंड पुटिंग अदर्स एट रिस्क। तो अनडाउटली सेकंड पॉइंट, ओ चलो वापस आ गया, चिंता ना करो। तो undoubtedly second point is more practiced, significant and sound. mm, Let me change the color. Undoubtedly, wait a second. ओहो, क्या हुआ, हम लोग एकदम ऊपर आ गए। यहाँ पे थे हम लोग। कभी कभी कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम्म, चलो कोई नहीं, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, इट डिपेंड्स ओवर अस। वो कहावत नहीं है कि लिविंग ऑन योर पेरेंट्स मनी इज डिफिकल्ट, लिविंग ऑन योर ओन मनी इज डिफिकल्ट, बीइंग सक्सेसफुल इज डिफिकल्ट, बीइंग ए लूजर इज डिफिकल्ट, बीइंग फिट इज डिफिकल्ट, मतलब लिविंग फिट इज डिफिकल्ट, लिविंग ऑब्सेस्ड इज डिफिकल्ट, everything is difficult, we just need to choose our difficult and our
selection of difficult to defines our life, how we will be, how successful will we will be. तो लाइफ में हर चीज डिफिकल्ट होती है, डिपेंड्स ओवर अस हाउ वी चूज ए डिफिकल्ट। हम जिस चीज को चूज कर लेते हैं, मतलब सिंपल सी चीज है। देखो एक एक बच्चा होता है, वो टीचर बनने के लिए तैयारी करता है, वो टीचर बनने के लिए भी मेहनत करता है, दिन में 24 घंटे पढ़ता है, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। एक बच्चा होता है वो भी दिन में वो आईएएस बनने के लिए पढ़ता है, वो भी 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ता है। पढ़ दोनों रहे हैं पर अलग अलग चीज के लिए, दोनों के लिए डिफिकल्ट है। टीचर बनना भी डिफिकल्ट है, आईएएस बनना भी डिफिकल्ट है, ठीक। पर इट डिपेंड्स ओवर यू कि तुम क्या चीज चूज करते हो। तुम कि डिफिकल्ट इस लाइफ, इस दुनिया में सब कुछ है, तुम किस डिफिकल्ट चीज को चूज करते हो, बस वो तुम्हारा लाइफ स्टाइल, तुम्हारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, तुम्हारी लाइफ स्टोरी डिसाइड करती है कि तुम्हारी जो लाइफ स्टोरी होगी वो कैसी होगी, ठीक। तो कुछ चूज समथिंग ग्रेट। कभी ये मत सोचो कि ये काम करना आसान है, ये काम करना कठिन है, सब कठिन है, तुम काम में उतरोगे। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल बता रहे हैं, मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ। जब साइंस पढ़ते थे तब लगता था आर्ट्स बहुत आसान है, फिर जब आर्ट्स ली, आर्ट्स में आए, मतलब 12 तक पीसीएम विद कंप्यूटर, अब पॉलिटिकल साइंस। तो पहले लगता था कि यार पीसीएम कितनी कठिन है, ये वो फलाना ढिमका ना। ऐसा नहीं, खराब स्टूडेंट थे, अच्छे थे यार, पढ़ते थे, मेहनत करते थे, अच्छे खासे परसेंटेज भी, टॉपर ऑफ माई क्लास। तो अमॉन्ग्स द टॉपर्स मेरे साथ में 2-3 फ्रेंड और थे जो अच्छा करते थे क्लास में। तो उस टाइम बड़ा ऐसा लगता था कि यार कितना डिफिकल्ट है, जितनी मेहनत करनी पड़ती है साइंस में। तो फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो आर्ट्स लेते हैं, उसमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, आर्ट्स ली। यहाँ पे आके देखा कि जब हम लोग 12th में थे तो देखते थे, देखो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को देखो, पूरे टाइम मजे करते हैं, पढ़ते नहीं है, लाइफ एंजॉय करते हैं। आर्ट्स में है तो देख रहे हैं आर्ट्स भी बहुत कठिन, मतलब ह्यूमैनिटीज भी कठिन है। तो लाइफ में हर चीज कठिन है, डिपेंड्स ओवर अस हाउ दैट हम क्या चूज करते हैं, ठीक। तो लाइफ में हर चीज डिफिकल्ट है। एग्री? एग्री तो कमेंट बॉक्स में लिखना, यस वी एग्री, एवरीथिंग इज डिफिकल्ट। हम किस डिफिकल्ट को चूज करते हैं वो हमारी लाइफ स्टोरी डिसाइड करता है कि वी आर ग्रेट, वी आर गुड, और वी आर एवरेज। इट डिपेंड्स ओवर अस, ठीक। कुछ अच्छा चूज करो, अच्छा बनो, नाम रोशन करो हम सबका, मतलब मम्मी पापा का, और किसका करोगे यार। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या था, तो अब जैसे हमने देख लिया कि पौंड में पत्थर फेंकने से हार्म नहीं होता है, पर क्रिटिक्स ने कही हार्म होता है। चलो भैया मान लिया हार्म होता है, अगर हार्म होता है तो क्या करें, पत्थर फेंकना मना कर दें, प्रोहिबिट कर दें, या फिर जो स्टेट की कमी है कि जहाँ पे पत्थर फेंकने से क्रिटिकल लेवल हिट हो रहा है, या जहाँ पे डाइवर्स हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं, डेंजर का बोर्ड लगा के रखो। जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अवेयर करो कि यहाँ पे डाइवर्स हैं, पत्थर मत फेंको, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पहले से ही काफी हाई हो रखा है पानी का, अगर पत्थर फेंकोगे तो बाढ़ आ सकती है, जो आउटकम्स हो सकते हैं किसी एक्शन के, उनके लिए इंडिविजुअल्स को अवेयर कराए। मेक इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ देयर अवेयर ऑफ द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शंस, ठीक। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, क्या करें बताओ। तो दो में से तो अनडाउटली सेकंड ऑप्शन, सेकंड पॉइंट इज मोर प्रैक्टिकल, सिग्निफिकेंट एंड साउंड। ये वाला पॉइंट ज्यादा प्रैक्टिकल है, सिग्निफिकेंट है और साउंड है कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल्स को उनके एक्शंस के आउटकम्स के लिए अवेयर कराए, कि जो आपके एक्शंस है उनका क्या आउटकम होगा, उसके लिए स्टेट इंडिविजुअल्स को अवेयर कराए। ये वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा साउंड है, क्या, स्टेट इंडिविजुअल्स को उनके एक्शन के क्या आउटकम होंगे उसके लिए अवेयर कराए, ठीक। एग्री? तो ये हो गए, हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ, शायद थोड़ा बचा है, हाँ। तो फाइनली इन एग्रीमेंट टू सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए कि चलो हमने मान लिया कि ये चीज फिक्स है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इंडिविजुअल्स को अवेयर कराए कि उनके जो पार्टिकुलर एक्शंस हैं जो हार्मलेस लग रहे हैं, दे इंक्लूड रिस्क ऑफ हार्म, कि उनसे हार्म हो सकता है और आउटकम्स जो होंगे वो हार्मफुल होंगे। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी टू मेक इंडिविजुअल्स अवेयर ऑफ द आउटकम्स ऑफ देयर एक्शंस। तो इसी में वो कहते हैं finally in argument to second point, it is concluded that, what is concluded, it is concluded that in all cases questions about agents knowledge of the likely effect and his consequent intentions will be relevant। कि हाँ मतलब स्टेट कब किसी इंडिविजुअल को हाँ इंटरवीन कर सकती है, तो ऐसा हार्म कब हो रहा होगा, मतलब सिंपल सी चीज है। अभी क्रिटिक्स ने कहा था कि सारे एक्शंस में हार्म होता है, तो अब ये कहते हैं कि चलो हम मानते हैं कुछ एक्शंस में, जैसे स्टोन में पॉन्ड में स्टोन फेंकने से भी हार्म होता है, तो अब वो मानते, चलो मान लिया पॉन्ड में स्टोन फेंकने से हार्म होता है, तो इसके लिए क्या करें, उन्होंने बता दिया ये करो
स्टेट को जिम्मेदारी दो कि इंडिविजुअल्स को अवेयर कराए कि ये पार्टिकुलर एक्शन के क्या आउटकम्स होंगे। ठीक है भैया, स्टेट ने जिम्मेदारी ले ली कि हम दूसरों को अवेयर कराएंगे। अगर कोई अवेयर होने के बाद भी कर रहा है, तुम्हें मालूम है कि पानी में पत्थर, इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें पत्थर फेंकेंगे तो किसी इंसान के लग जाएगा, फिर भी तुम फेंक रहे हो, कह के कि अरे ये तो पॉन्ड है, इसमें इसमें फेंकने से क्या हो जाएगा, पर तुम्हें मालूम है ना इसमें फेंकने से क्या होगा, इसमें फेंकने से किसी के चोट लग सकती है, किसी को फिजिकल हार्म हो सकता है, फिर भी तुम फेंक रहे। हाँ फेंकेंगे पॉन्ड ही तो फेंको, फिर हम तुम्हें इंटरवीन करेंगे, प्रेजनमेंट करेंगे, तुम्हारा इम्प्रिजन करेंगे तुम्हें, करो फेंको। तो यही उन्होंने बोला कि तो स्टेट कब तुम्हें हार्म कर, मतलब अब स्टेट कब तुम्हें इंटरवीन कर सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल हार्म कब कर रहा होगा, वो हार्म तब करेगा जब उसे पता हो कि मेरे किसी एक्शन से दूसरों को हार्म होगा, दूसरों को देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म, कि मैंने अगर पत्थर फेंकूं इस पूल में जिसमें लोग नहा रहे हैं, जिसमें लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो देयर आर केसेस कि इस पूल में जो लोग हैं उनके पत्थर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, रिस्क है ना, देयर इज रिस्क। एक पूल में 10 लोग नहा रहे हैं, 10 लोग स्विम कर रहे हैं, मैंने उसमें पत्थर फेंक दिया, चांसेस कि 10 में से एक के लग जाए और चांसेस कि किसी का ना लगे, तो देयर इज ए रिस्क ऑफ हार्म, देयर इज ए चांस ऑफ हार्म। तो जहां पे भी रिस्क या चांस ऑफ हार्म होगा, वहां पे अगर इंडिविजुअल कोई ऐसा एक्शन लेता है, डेलिब्रेट एक्शन, नोइंगली अवेयर होके, वेल अवेयर होता है, फिर भी वो ऐसा एक्शन लेता है कि वो दूसरे को हार्म करने की डिसाइड करता है, तो वो जो उसका एक्शन होगा वो हार्मफुल एक्शन होगा, और उस केस में स्टेट लेजिटिमेटली ये जस्टिफाइड है और अलाउड है स्टेट को कि वो इंटरवीन कर सके इंडिविजुअल को। thus in all questions that thus in all cases question about agents knowledge of likely effects, उसे क्या मालूम है कि आउटकम्स क्या होंगे, पहला, एंड ही consequent intentions, क्या वो knowingly कर रहा है और इननोइंगली कर रहा है, intentions, ठीक, will be relevant, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर ये मान भी लें कि हर एक एक्शन से हार्म होता है, तो अगर उस एक्शन से कोई हार्म हो रहा है, तो वो हार्म करने वाला जो इंडिविजुअल है, क्या उसे आउटकम्स का पता था, पहला पॉइंट, अगर पता था उसने नोइंगली करा या अननोइंगली करा, क्या उसे आउटकम्स का पता था, मेन पॉइंट यही है, क्या उसे आउटकम्स का पता था, अगर पता था और फिर भी उसने करा तो वो गलत करा है और उसने हार्म करा है, स्टेट का इंटरफेरेंस अलाउड है। पर अगर उसे नहीं पता था, अननोइंगली करा है, तो स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं अलाउड है, तो वो हार्म नहीं होगा, ठीक। तो इन ऑल केसेस क्वेश्चंस अबाउट एजेंट्स नॉलेज ऑफ लाइकली इफेक्ट्स एंड हिज कॉन्सिक्वेंट इंटेंशंस विल बी रेलेवेंट, एक्शंस कंसर्निंग हार्म और द रिस्क ऑफ हार्म आर नीडेड टू बी डेल्ट विद इंटरवेंशंस, नो अदर्स। तो फाइनली ये बोल दिया जाता है कि सिर्फ स्टेट उन्हीं एक्शंस में इंटरवीन कर सकता है जहां पे या तो हार्म हो रहा हो या फिर रिस्क ऑफ हार्म आ रहा हो। तो किन किन केसेस में स्टेट इंटरवीन कर सकता है, तो एक्शंस कंसर्निंग हार्म और द रिस्क ऑफ हार्म are needed to be dealt with interventions, no others, no others मतलब कोई और में तुम इंटरवीन नहीं कर सकते, कोई और में स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता। स्टेट सिर्फ कब इंटरवीन कर सकता है, एक केस या एक क्वेश्चन, अरे सॉरी, एक ऐसे एक्शंस एक्शंस में इंटरवीन कर सकता है स्टेट जिन एक्शन से या तो किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म हो रहा हो या फिर रिस्क ऑफ हार्म बन रहा हो, कि चांसेस हैं कि दूसरे को हार्म हो सकता है, तो ऐसे केसेस में क्या स्टेट इंटरवीन कर सकता है। लाइक गाड़ी तेज चलाना, तुम बहुत माहिर ड्राइवर हो, हमें तुम्हें मालूम है कि तुम किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करोगे, पर तुम स्पीड में अगर चलाओगे रोड पे, पब्लिक रोड पे, चांसेस हैं कि तुम किसी के साथ कोलाइड कर जाओ, तुम्हें मालूम नहीं करोगे पर चांसेस है ना, हो सकता है, पॉसिबल है ना, एग्री करोगे, प्रोबेबिलिटी है। तो अगर प्रोबेबिलिटी है तभी स्पीड की लिमिटिंग होती है, कि जो रोड रेसिंग अलाउड नहीं होती, रोड रेस जिसे कहते हैं, रोड रेसिंग, ठीक, स्पीड लिमिट्स होती हैं रोड्स पे कि इस स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते, वो इसीलिए कि उसमें रिस्क ऑफ हार्म होता है, कि आप उस स्पीड को क्रॉस करोगे तो आप दूसरों के लिए रिस्क ऑफ हार्म क्रिएट करोगे, ठीक। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि स्टेट सिर्फ तभी अलाउड है हमें इंटरवीन करने के लिए जब हमारे एक्शन से किसी दूसरे को हार्म हो रहा हो या रिस्क ऑफ हार्म क्रिएट हो रहा हो, ठीक, तभी अलाउड है। तो ये हो गया हमारे दो क्रिटिक। अब आता है हमारा तीसरा क्रिटिक, लेट मी चेंज द कलर। तो हार्म प्रिंसिपल कैन नॉट एक्ट एज सोल नेसेसरी कंडीशन, कौन बोलता है, ये गॉर्डन ग्राम बोलते हैं। हार्म प्रिंसिपल कैन नॉट एक्ट एज ए सोल नेसेसरी कंडीशन, जो हार्म प्रिंसिपल है वो अपने आप में एक नेसेसरी, अपने आप में एक फुलफिलिंग कंडीशन नहीं है, सोल नेसेसरी कंडीशन। जैसे हमने कहा कि हार्म, हमने बोला कि हार्म प्रिंसिपल एक नेसेसरी कंडीशन है पर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, तो वो इसके लिए गॉर्डन ग्राम कहते हैं कि हार्म प्रिंसिपल जो है वो अपने आप में एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ऐसे भी बहुत से एक्शंस होते हैं जहाँ पे हार्म नहीं हो रहा है पर वो एक्शंस गलत होते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि देयर आर एक्शंस
विच आर रॉन्ग, ठीक, और विच आर नीडेड टू बी प्रोहिबिटेड और अबॉलिश्ड, ठीक, पर वो जो एक्शंस हैं उनमें कोई हार्म नहीं हो रहा है तो स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता है, ठीक। इसी का एग्जांपल लेते हुए वो किसका एग्जांपल लेते हैं, टेकिंग एग्जांपल ऑफ डर्टी डेंटिस्ट, ये डर्टी डेंटिस्ट एंड पीपिंग टॉम। पीपिंग टॉम मतलब जो कि हम जानते हैं, पीपिंग टॉम मतलब जो लोगों की पर्सनल लाइफ में लोगों की प्राइवेसी को इंटरवीन करके उनके ऊपर नजर रखना, ठीक, किसी के अंडर सर्विलियंस रखना गलत है। उनकी प्राइवेट लाइफ में तुम उन्हें दे मतलब उनकी प्राइवेट लाइफ में उन्हें इंटरवीन इंटरवीन मतलब तुम पे बात करने या इंटरवीन करने फिजिकली नहीं आएंगे, तुम्हें देख रहे हैं, बस तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो किसी की प्राइवेट लाइफ को ऑब्जर्व करना, जैसे पीपिंग टॉम जिसे बोला जाता। तो दूसरा डर्टी डेंटिस्ट, डर्टी डेंटिस्ट ये गॉर्डन ग्राम कहते हैं कि उनके टाइम की एक एडल्ट कॉमिक थी जिसमें एक डेंटिस्ट होता था, वो जो उसके पेशेंट्स आते थे उन्हें एनेस्थीसिया देके उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था और फिर उनका दांत ठीक करके जो उनके दांत में प्रॉब्लम होती थी उन्हें भेज देता था। तो अब जो पेशेंट होता था उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हो जाता था और उसे पता भी नहीं चलता था उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। तो जब उसे पता ही नहीं चला तो उसे कोई हार्म ही नहीं हुआ। जो मतलब वो कहते हैं कि सेक्स कोई हार्मफुल चीज थोड़ी ना है, सेक्स तो मतलब एक एक्टिविटी है, और वो क्या कहते हैं उन्होंने उसे एनेस्थीसिया दी और उसकी मर्जी के बिना, उसे पता ही नहीं चला मर्जी के बिना क्या, उसके उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और बाद में उसके दांत ठीक करके उसे वापस भेज दिया गया पेशेंट को। तो पेशेंट को कभी पता ही नहीं चला, तो जब पेशेंट को कभी पता ही नहीं चला तो पेशेंट के साथ कोई हार्म ही नहीं हुआ। ये उनका कहना है, ये एक्चुअल नहीं है। तो गॉर्डन ग्राम कहते हैं तो पेशेंट के साथ कोई हार्म ही नहीं हुआ इस केस में। तो अब वो कहते हैं कि अब देखो पीपिंग टॉम, जो पीपिंग टॉम होता है मतलब तुम किसी की पर्सनल लाइफ में या किसी की पूरी लाइफ पे किसी के ऊपर तुम निगरानी रख रहे हो, हर चीज तुम्हें जाननी है उसकी, मतलब इधर उधर छुप के तुम उसकी निगरानी रख रहे हो, उसकी जासूसी कर रहे हो। तो उसमें जब जासूसी कर रहा है कोई तो वो किसी को हार्म थोड़ी ना कर रहा है। अगर मैं आपकी जासूसी कर रहा हूँ तो मैं आपको कोई फिजिकल या साइकोलॉजिकल एक ऐसा भी हार्म नहीं कर रहा हूँ छुप कर, पर वो गलत गलत है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि वो गलत है। और तैसे ही जो डर्टी डेंटिस्ट का कॉन्सेप्ट हुआ वो कहते हैं कि ये भी गलत है, ठीक, इसमें भी हार्म नहीं हो रहा है पर जो डर्टी डेंटिस्ट कर रहा है वो गलत है जो डेंटिस्ट कर रहा है। तो इन दो चीजों का एग्जाम्पल लेते हुए वो कहते हैं कि दे आर मेनी एक्शंस विच आर रॉन्ग, ठीक, विच आर मतलब हार्मफुल नहीं, विच आर रॉन्ग बट आर नॉट हार्मफुल। वो रॉन्ग है, वो प्रिंसिपल्स और मोरली रॉन्ग है पर वो कोई हार्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और जब वो हार्म नहीं कर रहे हैं किसी को तो उन्हें अब कैसे अबॉलिश करा जाए, क्योंकि स्टेट तो इंटरवीन नहीं कर सकता। हार्म प्रिंसिपल कहता है कि स्टेट तभी इंटरवीन कर पाएगा जब हार्म हो रहा हो, और यहाँ पे हार्म हो नहीं रहा है, जब हार्म नहीं हो रहा है तो स्टेट कैसे इंटरवीन करे। तो ये गॉर्डन ग्राम कहते हैं taking example of यहाँ पे taking example of dirty dentist and peeping tom, Gordon argues that there are actions which causes no harm but it is no doubt need to be prohibited। वही बात कि बहुत से actions ऐसे होते हैं जिनमें हार्म नहीं होता है पर वो गलत होते हैं, उन्हें प्रोहिबिट करना चाहिए। और उसे जस्टिफाई करते हुए आर्ग्यू करते हुए गॉर्डन आगे कहते हैं कि इन सच केसेस वी नीड टू फाइंड ग्राउंड्स अदर देन द हार्म प्रिंसिपल फॉर डूइंग सो। तो अगर अब तुम चाहते हो कि जो ऐसे एक्शंस हैं जिनसे हार्म नहीं हो रहा है पर वो रॉन्ग है उन्हें अबॉलिश करा जाए, उन्हें प्रोहिबिट करा जाए, तो इस केस में तुम्हें एक ऐसा कुछ ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसी नई क्राइटेरिया ढूंढनी पड़ेगी जो स्टेट को अलाउ करे टू इंटरवीन इवन इफ हार्म ना हो रहा हो। तो अब तुम्हें एक नया ऐसा ग्राउंड या क्राइटेरिया ढूंढनी है जिसमें स्टेट इंटरवीन कर सके इंडिविजुअल को इवन इफ हार्म नहीं भी हो रहा हो, हार्म नहीं हो रहा है, हार्मफुल एक्शन नहीं है, फिर भी स्टेट इंटरवीन कर सके। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हमें नया ग्राउंड डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। तो इन सच केसेस वी नीड टू फाइंड grounds other than harm principle for doing so। तो wait a second, color, let me change the color। तो in such cases harm principle is neither necessary nor sufficient condition on the legitimacy of interference। तो अब वो कहते हैं कि अब इसी का जो एग्जांपल ले लो डर्टी डेंटिस्ट और पीपिंग टॉम, वहां पे कोई हार्म नहीं हो रहा है पेशेंट को पर जो कुछ भी हो रहा है उनके साथ वो गलत हो रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं ये गलत चीज हमें अबॉलिश करनी पर इस गलत चीज से हार्म नहीं हो रहा है, तो हम एक ऐसी चीज को इंटरवीन करने जा रहे हैं जिससे कोई हार्म नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हार्म प्रिंसिपल है और हार्म प्रिंसिपल की जो क्राइटेरिया है कि हम किसी कोई गवर्नमेंट सिर्फ तभी इंटरवीन कर सकती है जब कोई एक्शन हार्मफुल हो। अब ये एक्शन हार्मफुल तो है नहीं पर ये रॉन्ग है ना, ये एक्शन हार्मफुल नहीं है पर रॉन्ग है, तो स्टेट कैसे इंटरवीन करे। इसलिए हमें एक नया प्रिंसिपल चाहिए होगा जो जिसके लिए जो क्या कहते हैं ये गवर्नमेंट को या स्टेट को अलाउ करे कि वो हार्म ऐसे एक्शंस में भी इंटरवीन कर सके जो हार्मलेस हो, पहली चीज। और वो एक क्रिटिक कमी बताते हैं हार्म प्रिंसिपल पे, कहते हैं कि हार्म प्रिंसिपल की एक लिमिट है, ये उसकी लिमिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं कि इन हार्म प्रिंसिपल इज नाइदर नेसेसरी और नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ इंटरफेरेंस। तो वो कहते हैं इस
एग्जांपल लेते हुए डर्टी डेंटिस्ट एंड पीपिंग टॉम का, वहां पे हार्म नहीं हो रहा है फिर भी गलत काम हो रहा है और स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए, पर हार्म प्रिंसिपल रोक रहा है। तो इसलिए जो हार्म प्रिंसिपल कहता है सिर्फ वही चीजें गलत होती हैं जहाँ पे हार्म हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ हार्म नहीं हो रहा है फिर भी वो गलत है। ठीक, तो इसे वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहाँ हार्म नहीं हो रहा है फिर भी वो गलत है, उन्हें प्रोहिबिट करना चाहिए। तो कहते हैं इन सच केसेस हार्म प्रिंसिपल इज नाइदर नेसेसरी नॉर सफिशिएंट कंडीशन ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ इंटरफेरेंस। तो सफिशिएंट के लिए तो वो उन्हीं ने बोल दिया, मिल खुद ही बोलते हैं कि जो हार्म प्रिंसिपल है इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बट इट इज ए नेसेसरी कंडीशन। पर गॉर्डन ग्राम क्या बोल देते हैं, गॉर्डन ग्राम बोलते हैं कि हार्म प्रिंसिपल इज नाइदर नेसेसरी नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्शंस व्हिच आर रॉन्ग बट आर हार्मलेस, फॉर एग्जांपल पीपिंग टॉम एंड डर्टी डेंटिस्ट। ठीक, फिर ग्राम सॉल्यूशन इज टू एडवोकेट ए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब ग्राम इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं, हाँ ग्राम इसका क्या सॉल्यूशन देते हैं, तो ग्राम सॉल्यूशन इज टू एडवोकेट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स राइट व्हेन डेंटिस्ट फंडल्स हिज पेशेंट्स ही इन्वेड्स देयर राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी और प्राइवेसी। हाँ, तो अब ग्राहम का सॉल्यूशन ये होता है कि हम एक प्रिंसिपल ऑफ राइट्स लाएंगे, मतलब राइट का कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश करेंगे, इंडिविजुअल्स को उनके कुछ सर्टेन राइट्स देंगे और इन्हीं राइट्स में एक जैसे जो राइट होगा वो उनके पर्सनल जो इंटरेस्ट होंगे, इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट होंगे उन्हें सेफगार्ड करेगा। एक राइट का काम क्या होता है, राइट क्या होता है, एक क्लेम होता है हमारा इसके स्टेट के अगेंस्ट, और वो क्लेम क्या, राइट क्या करता है, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, और अगर कोई हमारे उस इंटरेस्ट को वायलेट करता है तो हम स्टेट से क्लेम मांगते हैं कि हमें जस्टिस के साथ कंपनसेट करो। ठीक, तो व्हाट आर राइट्स, राइट्स आर क्लेम्स एंड दे आर द राइट्स आर देयर टू सेफगार्ड अवर इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि हम एक ग्राम कहते हैं गॉर्डन ग्राम कि हम एक राइट का प्रिंसिपल या राइट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, हर एक इंडिविजुअल्स को राइट देंगे, और जब उनके पास राइट्स होंगे तो जो डर्टी डेंटिस्ट या पीपिंग टॉम है वो जब उनके संग ऐसे रॉन्गफुल डीड करेंगे तो वो उनकी जो बॉडीली, जैसे जो डर्टी डेंटिस्ट का एग्जांपल लो, तो वो जो इंडिविजुअल्स का राइट होगा बॉडीली इंटीग्रिटी का और प्राइवेसी का, उनकी बॉडी की इंटीग्रिटी का और प्राइवेसी का, उसे वो क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, राइट को वायलेट करेगा। कौन, डर्टी डेंटिस्ट, जिसकी वजह से अब इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है, स्टेट के पास पावर है वो इंटरवीन कर सके। क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। ठीक, तो इंडिविजुअल्स के राइट जब वायलेट होंगे तब स्टेट को पास एबिलिटी होगी लेजिटिमेट एक्शन ले सकते, लेजिटिमेटली या जस्टिफाइड होगा इंटरवीन करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए। ओके, तो ग्राम का सॉल्यूशन क्या होता है, वी विल डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, और जब इंडिविजुअल को राइट्स इंटरवीन होंगे तब स्टेट के पास पावर होगी कि वो इंटरवीन कर सके। और डर्टी डेंटिस्ट के केस में कौन सा राइट इंटरवीन हो रहा है, वायलेट हो रहा है बॉडीली इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी का। ठीक, तो नाउ देयर आर 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस, ये उनका प्रपोज्ड सॉल्यूशन था, और इसके 3 सॉल्यूशंस मतलब जनरल वे में निकलते हैं। ठीक, 3 सॉल्यूशंस क्या हैं, तो अब मतलब सुनो पहले 3 सॉल्यूशंस क्या हैं, किसके, इसके जो उनकी अप्रोच है, मतलब क्या अप्रोच है, मैं ही भूल गया, मैं बता रहा हूँ, रुको भूला नहीं। ठीक, गॉर्डन का कहना है कि is that harm principle is not a necessary and nor a sufficient condition for the state's interference, legitimacy of an interference। ठीक, कि वो एक necessary and sufficient condition नहीं है for the legitimacy of an interference। वो कहते हैं there are plenty of actions which are harmless but they are wrongful deeds and need to be prohibited or abolished। ठीक, उसको एक्सप्लेन करते हुए वो ग्राम कहते हैं, उन्होंने ड्रॉबैक बताया कि पहली चीज उन्होंने बताया प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो रॉन्गफुल हैं पर हार्मफुल नहीं है, जो रॉन्गफुल डीड्स हैं पर हार्मफुल नहीं है, और हार्मफुल नहीं है तो स्टेट उन्हें इंटरवीन नहीं कर सकता है, उन्हें प्रोहिबिट नहीं कर सकता, उन्हें अबॉलिश नहीं कर सकता। प्रॉब्लम हुई कि देयर आर एक्शंस व्हिच आर रॉन्ग इन डीड्स बट आर नॉट हार्मफुल एंड आर नीडेड टू बी प्रोहिबिटेड। तो वो कहते हैं कि अब इन्हें प्रोहिबिट हार्म प्रिंसिपल से तो कर नहीं सकते, क्योंकि हार्म प्रिंसिपल कहते हैं कि तभी इंटरवीन करोगे जब क्या कहते हैं हार्म हो रहा हो, पर हार्म तो हो नहीं रहा है। तो कहते हैं ये ड्रॉबैक है हार्म प्रिंसिपल का कि वो उन कुछ ऐसे एक्शंस हैं जहाँ पे हार्म नहीं है पर वो रॉन्ग है, और उन्हें क्या कहते हैं इंटरवीन करने से रोकता है हार्म प्रिंसिपल, उसमें स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकता, ड्रॉबैक गिनाया। सॉल्यूशन क्या दिया, सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया गॉर्डन ग्राम ने कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स डेवलप करेंगे, राइट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, और जो राइट्स का कॉन्सेप्ट होगा वी विल डेवलप ए कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स, उसे डेवलप करेंगे, और जो जब भी किसी के राइट्स वायलेट होंगे तो स्टेट के पास पावर होगी टू इंटरवीन। ठीक,
स्टेट इंटरवीन करेगा इंडिविजुअल्स की लिबर्टी को। अब दे आर थ्री जनरल वे में दे आर थ्री सॉल्यूशंस टू इट। किस चीज के थ्री सॉल्यूशंस की मतलब जो इनसफिशिएंट है, हार्म प्रिंसिपल इनसफिशिएंट है तो क्या करा जाए। तो एक तो है कि हमें हार्म प्रिंसिपल हटा के, रुको लेट मी चेंज द कलर, एक है कि वी मस्ट सब्स्टिट्यूट द राइट कंडीशन फॉर द हार्म प्रिंसिपल एज नेसेसरी टू जस्टिफाई इंटरवेंशंस। एक तो ये है कि हमें हार्म प्रिंसिपल हटा के राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट कंडीशन है, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक, एक तो ये है कि हार्म प्रिंसिपल तो हटा ही दो कहते हैं और राइट वाला कंडीशन जो है उसे एक्सेप्ट कर लो। दूसरा है वी माइट सप्लीमेंट द हार्म प्रिंसिपल इंसिस्टिंग दैट जस्टिफाइएबल लेजिस्लेशन आइदर प्रिवेंट हार्म टू अदर्स और प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट्स। दूसरा है कि हमें हार्म प्रिंसिपल को सप्लीमेंट करना चाहिए राइट थ्योरी के साथ, राइट के कॉन्सेप्ट के साथ, कि हार्म तो एक नेसेसरी कंडीशन है ही, कि जब हार्म होगा तो भी तुम क्या कहते इंटरवीन कर सकते हो एक कंडीशन, या फिर जब किसी का राइट्स वायलेट हो रहे हो तब तुम इंटरवीन कर सकते हो। तो ये हार्म प्रिंसिपल को हम राइट वाले कॉन्सेप्ट के साथ क्या करें, सप्लीमेंट करें, मतलब हार्म प्रिंसिपल में राइट का कॉन्सेप्ट भी जोड़ दें, और जोड़ने पे हम क्या करें, एक कंडीशन करें कि अब जो क्राइटेरिया होगी वो ये नहीं होगी कि स्टेट सिर्फ तभी इंटरवीन कर सकती है जब हार्म हो रहा हो। अब जो नई क्राइटेरिया होगी वो ये कहेगी कि स्टेट दो केसेस में इंटरवीन कर सकता है, या तो हार्म हो रहा हो या तो किसी का राइट वायलेट हो रहा हो। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर नेसेसरी कंडीशन, या तो किसी को हार्म हो रहा हो या तो कोई राइट वायलेट हो रहा हो। तो एक ये था प्रपोजल जो कि सुनने में साउंड लगता है, आपको भी लगेगा हाँ बात तो सही है, यही वाला मान लो। और यही ग्राम का भी प्रपोजल था, गॉर्डन ग्राम भी चाहते थे कि यही हो कि हार्म प्रिंसिपल को राइट थ्योरी के साथ सप्लीमेंट कर दिया जाए। और तीसरा प्रिंसिपल जो कि सपोर्टर ऑफ हार्म प्रिंसिपल, हार्म का या जो मिल्स का हार्म प्रिंसिपल उसके सपोर्टर्स थे, वो कहते हैं कि तीसरा पॉसिबल सॉल्यूशन ये है कि हम हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करें यहाँ पे। तो हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करें, अगर आपको हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करना है तो आपको एक ऐसी आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी जो दिखाए कि पीपिंग टॉम के केस है और जो डर्टी डेंटिस्ट का केस है उसमें इंडिविजुअल्स के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या जो उनकी प्राइवेसी कह सकते हो डिस्टॉर्ट हो रही है, उन केसेस में उन्हें हार्म हो रहा है। तो ऐसी कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करो जो ये प्रूव कर दे कि हाँ ये सेक्सुअल असॉल्ट जो अननोइंगली हो रहा है, जो इंडिविजुअल्स को पता नहीं चल रहा है, ठीक, तो जो ये अननोइंगली सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है डर्टी डेंटिस्ट के केस में या पीपिंग टॉम के केस में, जो प्राइवेसी डिस्टॉर्ट करी जा रही है, इनरोच करी जा रही है प्राइवेसी, उन केसेस में इंडिविजुअल्स को पता नहीं चल रहा है पर हो रहा है, तो ये रॉन्ग है, ये हार्मफुल है, ये डीड्स रॉन्गफुल तो हैं पर हार्मफुल भी, ये प्रूव करो। तो उसके लिए जो ये देखो ये यही चीज लिखी कि इन सच केसेस सम आर्गुमेंट्स विल नीड टू बी डिवाइस्ड व्हिच एस्टैब्लिश दैट हार्म इज कॉज्ड आफ्टर ऑल इन द केसेस डिस्कस्ड। तो अब क्या होता है, हम्म, तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट रखी जाती है, आर्ग्यूमेंट ये रखी जाती है कि राइट्स टिपिकली प्रोटेक्ट। तो क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि तीन पॉसिबल इसके सॉल्यूशंस हैं। पहला मैंने बताया कि इस आर्म प्रिंसिपल हटा दो, राइट कंडीशन, राइट वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लो। दूसरा सॉल्यूशन हमने बताया कि हार्म प्रिंसिपल को राइट प्रिंसिपल, जो राइट का प्रिंसिपल है उसके साथ सप्लीमेंट कर दो, ठीक, जो कि गॉर्डन ग्राम भी चाहते थे कि हार्म प्रिंसिपल को राइट कॉन्सेप्ट के साथ, राइट्स के कॉन्सेप्ट के साथ सप्लीमेंट कर दिया जाए। और तीसरा है कि हार्म प्रिंसिपल को ही डिफेंड करा जाए, ठीक, और राइट कॉन्सेप्ट को, जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है उसे नेग्लेक्ट कर दिया जाए, हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करा जाए। तो अगर हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करना है तो जो हार्म प्रिंसिपल सपोर्टर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करो, और तो हार्म प्रिंसिपल को डिफेंड करते हैं वो, तो डिफेंड करने के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए होती है, तो वो आर्ग्यूमेंट लाते हैं कि व्हाट आर राइट्स, राइट्स टिपिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, राइट किस लिए होते हैं, वो इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को ही तो प्रोटेक्ट करते हैं। आप कहोगे हाँ, और वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होते हैं तो हमारे पास क्लेम्स होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, ठीक, हम कि हम स्टेट से क्लेम ले सकते हैं और कंपनसेशन ले सकते हैं, जस्टिस ले सकते हैं, ठीक। तो व्हाट आर राइट्स, राइट्स आर टिपिकली टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बचाने का काम होता है राइट्स का, राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। दस वॉयलेशन, वो कहते हैं दस वॉयलेशन ऑफ राइट्स मींस इन्वेडिंग ए स्पेसिफाइएबल इंटरेस्ट। तो अब वो कहते हैं कि राइट्स क्या है, राइट्स होते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स होते हैं। तो जब किसी के राइट वायलेट होते हैं तो दस द वायलेशन ऑफ राइट, जब भी किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, उसे क्या कहते हैं, इंटरवीन करा गया है, ठीक, इन्वेडिंग ए स्पेसिफाइएबल इंटरेस्ट, किसी के स्पेसिफिक इंटरेस्ट को इंटरवीन करा गया है। जब उसके इंटरेस्ट को इंटरवीन करा गया है
तो वो कहते हैं कि अब आओ फील्ड्सबर्ग की एनालिसिस पे। तो फील्ड्सबर्ग की एनालिसिस में वो क्या कहते हैं, लेट मी चेंज द कलर। फील्ड्सबर्ग के एनालिसिस में भी वो यही कहते हैं, सिंस द इन्वेशन और सेटबैक ऑफ एन इंटरेस्ट, सिंस द इन्वेशन और सेटबैक ऑफ एन इंटरेस्ट constitutes harm, therefore rights violation is generally harmful। वो कहते हैं कि जैसे कि हमने जॉयल फिन्सबर्ग की एनालिसिस ऑफ हार्म में बोला है कि इन्वेशन और सेटबैक, इन्वेशन या इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूट्स हार्म। तो अब इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि राइट्स का वायलेशन, राइट्स क्या है, राइट्स हम हमारे राइट्स किस लिए है, मतलब राइट्स है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। और राइट्स कब वायलेट होते हैं, जब इंटरेस्ट को इंटरवीन करा जाता है या इन्वेट करा जाता है। तो जब इंटरेस्ट को इंटरवीन करा जाता है तो राइट्स वायलेट होते हैं, और जब इंटरेस्ट को इंटरवीन करा जाता है तो हार्म भी होता है। हार्म प्रिंसिपल में बोला है कि इन्वेजन और सेटबैक ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट्स हार्म। तो कह रहे हैं कि जब इंटरवीन करा जाएगा हमारे इंटरेस्ट को तो हार्म भी होगा, तो जब भी राइट वायलेट होंगे तब भी हमें हार्म होगा। ठीक, तो कहते हैं देयरफॉर राइट्स वायलेशन इज जनरली हार्मफुल, जब भी राइट वायलेट होंगे तो हमें हार्म होगा। तो राइट के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही क्या है, मेन चीज हार्म, तो यहाँ पे भी हो रहा है राइट के। तो एक नेसेसरी कंडीशन क्या उन्होंने एस्टेब्लिश कर दी कि हाँ, कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि राइट्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी इंटरेस्ट, राइट्स होते हैं इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरेस्ट जब भी इंटरवीन होंगे राइट वायलेट होंगे, और जब भी इंटरेस्ट इंटरवीन होंगे इंडिविजुअल के, तब क्या होगा, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट अगर तुम इंटरवीन करोगे तो उसके राइट्स वायलेट होंगे, और राइट्स वायलेट होंगे तो इंटरवेंशंस, मतलब राइट्स वायलेट होंगे उसका मतलब है कि इंटरवेंशन करी है तुमने उसके इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट उसके इंटरवीन करेगा, और इंटरेस्ट इंटरवीन होंगे तो हार्म होगा। डन, समझ में आया? नहीं आया, फिर से एक बार सिंपल देखो। उन्होंने बोला है कि व्हाट आर राइट्स, राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट अवर स्पेसिफिक इंटरेस्ट, राइट्स तुम्हारे इंटरेस्ट को बचा रहा है, और राइट अगर वायलेट हो गया तो समझो तुम्हारा इंटरेस्ट इंटरवीन हो गया, तुम्हारा इंटरेस्ट इंटरवीन हो गया इसका मतलब राइट वायलेट हो रहा है और इंटरेस्ट इंटरवीन हो रहा है। पर इंटरेस्ट जब इंटरवीन होता है तो हार्म भी होता है, तो जब जब राइट वायलेट होगा, इंटरेस्ट इंटरवीन होगा, इंटरेस्ट इंटरवीन होगा तो तुम्हें हार्म होगा। ठीक, तो यही उन्होंने बोल दिया कि ये जब जब राइट्स वायलेट होंगे आपके इंटरेस्ट जो है उन्हें इंटरवीन करा जाएगा, उनमें इंटरवेंशन होगी, और जब इंटरेस्ट में इंटरवेंशन होगी तो फिन्सबर्ग की जो एनालिसिस है उसमें हमने बोल ही रखा है कि इंटरेस्ट में अगर इंटरवेंशन होगी तो हार्म हो रहा है, समझे? तो जब भी इंटरेस्ट में इंटरवेंशन होगी तो देयर विल बी ए हार्म, समझे? तो उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि हार्म प्रिंसिपल अपने आप में नेसेसरी कंडीशन है, और हर एक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होता है जो रॉन्ग है और वहां हार्म ना हो रहा। अगर कोई एक्शन रॉन्ग है तो वहां पे हार्म हो रहा है हर एक एक्शन में। अगर कोई भी रॉन्गफुल डीड है तो वो किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ अगर आप कोई रॉन्गफुल डीड करोगे तो उसमें किसी ना किसी तरीके का हार्म होगा। और उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि जो हार्म प्रिंसिपल है वो अपने आप में एक सफिशिएंट कंडीशन है, अपने आप में एक नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ एन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरफेरेंस। और कोई राइट के कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि राइट के कॉन्सेप्ट में भी वो हार्म की ही बात कर रहे हैं, और हम तो जनरली ग्राउंड पे हार्म की बात कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं राइट के प्रिंसिपल को, राइट प्रिंसिपल इज जस्ट एन जार्गन, जार्गन मतलब घुमा फिरा के सेम बात को रखना, ठीक। और जबकि हम सिंपल तरीके से हार्म को कह रहे हैं, राइट प्रिंसिपल में क्या है, वो कहते हैं राइट प्रिंसिपल में भी आप हार्म की ही बात कर रहे हो, और जनरली हार्म की बात तो हम कर ही रहे हैं, हम भी हार्म ही की तो बात कर रहे हैं, तो क्यों किसी चीज को कॉम्प्लिकेट करना दो दो प्रिंसिपल्स के साथ। वो कहते हैं सिर्फ एक प्रिंसिपल सफिशिएंट है, वो है हार्म प्रिंसिपल, और इस तरीके से वो हार्म प्रिंसिपल को जस्टिफाई कर देते हैं। Thus in relaxed sense therefore मतलब ये वाली पहली लाइन, therefore rights violation is generally harmful, thus in relaxed sense actions of this type will tend to cause harm। तो वो बोल देते हैं कि ये जो एक्शंस हैं पीपिंग टॉम के और डर्टी डेंटिस्ट के, वो हार्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स की जो इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, उन्हें इंटरवीन कर रहे हैं, ठीक। तो thus in relaxed sense actions of this type will cause harm। कौन से एक्शंस? डर्टी डेंटिस्ट के एंड पीपिंग टॉम के एक्शंस, ठीक। सो अनडाउटली थर्ड वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अनडाउटली थर्ड वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन मतलब हाँ, कि अब जब इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि हार्म प्रिंसिपल अपने आप में सफिशिएंट है, तो कोई जरूरत नहीं है राइट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की और राइट के एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की। तो अनडाउटली थर्ड वन इज द थर्ड सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो फाइनली लेक्चर खत्म। थैंक यू टू एवरीवन, और इतने लंबे टाइम तक पूरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए, इतने लंबे टाइम तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। और अब अगला जो हमारा बहुत जल्दी ये फ्रीडम चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब प्रोमिनेंट जो थिंकर्स हैं लाइक मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हाइक एंड नोजिक, इन सब के व्यूज को डिस्कस कर लेंगे शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक, क्योंकि इन पे ज़्यादा जिनका इम्पोर्टेंट हो ही गया है।
तो शॉर्ट में इनके जो वो हैं व्यूज वो डिस्कस कर लेंगे। और आपको डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट करना, मैं डिटेल में भी दे दूंगा। और धीरे धीरे करके ये इस चैप्टर को खत्म करते हैं, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी करके। ठीक, वैसे भी वो एग्जाम्स पास आने वाले हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके, तो चलिए आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे पढ़ाकू वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।